इस मानवा का हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा सर दुख रहा है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। और उसके पास आवाजें आते हैं कि जल्दी करो, इसे दफना दो, जल्दी जल्दी। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या किसी ने मुझे जमीन के अंदर दफना दिया और मैं बिना अपनी आंखों को खोलकर देख पा रहा हूँ कि आखिरकार बाहर क्या हो रहा है। क्या ये लोग मुझे यहाँ दफना रहे हैं? मैडम, आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, हम इसे अपना आप दफना देते। वो मैडम कहती है कि चुप हो जा साले, जब तक मैं इसे खुद अपनी आंखों से दफन नहीं होते देखती मुझे चैन नहीं आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि गुआन की साली वो मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन वो तो सब एक दिखावा था और एक दिन मेरी ड्रिंक में जहर मिला दिया। मेरा नाम है जियांग चैन और मैं 18 साल का हूँ। 8 गांवों में लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं और एकदम से एक दिन मुझे गू फैमिली ले गए और मेरी शादी मिस गुआन की से कर दी, क्योंकि एक बूढ़े तांत्रिक ने कहा था कि जो मेरे डेट ऑफ बर्थ है वो गुआन की बीमारी ठीक कर सकती है। शादी के बाद उसकी बीमारी ठीक हो गई और जैसे ही उसकी बीमारी ठीक हुई सबसे पहला काम उसने किया, मुझे जहर दे दिया और मुझे मार दिया। और मामला और ज्यादा खराब हो गया जब गू फैमिली ने कहा कि कोई गधा हमारा दामाद नहीं हो सकता है। जब मैं वहाँ पर पड़ा पड़ा मर रहा था, एक पावरफुल आत्मा धरती पर आई और वो आकर मेरी बॉडी पर कब्जा करने लग गई, लेकिन गलती से मैंने ही उस आत्मा को अब्जॉर्व कर लिया और अब भगवान की नजरों में ना तो मैं मर चुका हूँ और ना ही अब मैं वो गधा रह गया हूँ। गू फैमिली, गुआन की, जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। जो उसकी वाइफ थी वो उसके अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका नया बॉयफ्रेंड कहता है कि क्या काम पूरा हो गया? इसका नाम शाबी है और ये जनरल मैनेजर है डिंगफिंग ग्रुप का और ये शाह फैमिली का वारिस है। वो गुआन की कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं लोगों से कह दूंगी कि ये बीमारी के कारण मर गया। वो शाबी कहता है कि कोई बात नहीं, आखिरकार एक मरे हुए बेवकूफ को कौन ही ढूंढेगा। अब हमारी जो शादी है वो जल्दी हो सकती है। और वो शाबी उसे वहीं जीप के साथ छेड़ना चालू कर देता है और वो अपने मन में कहता है कि अगर हमारे डिंगफिंग ग्रुप में घाटा नहीं हो रहा होता और हमें गू फैमिली से पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं कभी भी एक शादीशुदा से शादी क्यों करता। गुआन की कहती है कि शाबी अब आखिरकार हम लोग एक साथ हो जाएंगे। वो शाबी कहता है कि मैं इसका कब से इंतजार कर रहा था और वो गाड़ी में ही करना चालू कर देता है। और जो लोग हमारे मेन कैरेक्टर चैन को दफना रहे थे वो भी उन दोनों को ही देखने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे से चैन बाहर निकल आया था कब्र में से। और जब वो उसे देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये बाहर कैसे आ गया और ये जिंदा क्यों है अभी तक, क्या ये एक भूत है? और जब वो दोनों भी चैन को देखते हैं तो वो दोनों भी पूरे शौक में चले गए थे। चैन उनके गाड़ी के पास जाता है और कहता है कि हेलो, क्या तुम लोग यहाँ पर मजे कर रहे हो? वो दोनों कहने लगते हैं कि तुम जिंदा। लेकिन जो चैन था शाबी का कॉलर पकड़ लेता है और जो शाबी था वो चिल्ला रहा था कि भूत भूत भूत। चैन उसका कॉलर पकड़ के उसे गाड़ी से बाहर लाकर जमीन पर पटक देता है और फिर उसके औजार पर अपना पैर रखता है और कहता है कि मेरी वाइफ के साथ खेल रहे हो, ही। जो शाबी था उसे पूरा दर्द हो रहा था। चैन कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। वो गुआन की कहने लगती है नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन जो चैन था उन्हें उसी कब्र में फेंक देता है और उन पर मिट्टी डालना चालू कर देता है। और वो लोग अब माफी मांग रहे थे कि चैन हमें माफ कर दो, हम गलत थे, प्लीज हमें मत दफनाओ। चैन कहता है कि तुम लोगों को मारकर मेरे हाथ ही गंदे होंगे, इससे बढ़िया है कि मैं रिपोर्टर को बुलाऊं, जिसके बाद पूरा शहर तुम्हें 100 सालों के लिए हैप्पी वेडिंग कहेगा और एक साथ मजे करो। वो लोग चिल्ला रहे थे कि कोई है, प्लीज हमारी मदद करो, हमें मत ऐसे छोड़कर जाओ। वहीं दूसरी तरफ चैन अपने मन में कहता है कि इस आत्मा का नाम जियांग टाइजुन था और इसकी मेमोरीज में झांक कर मुझे पता चला है कि ये एक दूसरे वर्ल्ड से आया है जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स और बीस्ट रहा करते हैं और आसपास सभी के सभी जो लोग थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जो ये जियांग टाइजुन था ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल था वहाँ पर। और मुझे अब इस पर दया आ रही है कि मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया और जियांग टाइजुन की मेमोरी में कई सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स है, कई मेडिकल स्किल्स है, एन्चांटमेंट्स है, अल्केमी, इतनी सारी चीजें हैं। ये मेरे लिए काफी होगी प्रैक्टिस करने के लिए और अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मुझे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी पर ध्यान देना होगा। सुबह होती है और चैन कहता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है बस एक रात रेस्ट करने की वजह से। लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इस माउंटेन की वो बहुत ज्यादा कम है और अब भगवान ने मुझे मरने नहीं दिया तो मैं चैन इस जिंदगी को अच्छे से जीऊंगा। हमें चैन का घर दिखाया जाता है, वहाँ पर एक गुंडा आया हुआ था और कहता है कि जल्दी करो, हमारे 1 लाख युआन पैसे वापस करो। और ये बीच में है जियांग रुओ, ये 16 साल की है और ये चैन की बहन है। रुओ कहती है कि प्लीज
हमें थोड़ा सा और मोहलत दे दो, हम इतना सारा पैसा अभी नहीं दे पाएंगे। वो गुंडा उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है कि क्या पैसे नहीं दे पाओगे? पैसों के बदले में तुम अपना शरीर भी दे सकती हो। वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। और एक ही पल में जो गुंडा है उसके मुंह पर लात लग चुकी थी। ये चैन ही था। एक लात लगने की वजह से जो गुंडा था घर के दूसरे कोने की दीवार पर जाकर टकराया। और चैन कहता है कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। उसके माँ बाप और उसकी बहन सारे के सारे शौक में थे। उसने ऐसा कैसे कर दिया? क्या ये वही है जिसको हम जानते हैं? ये तो एक गधा हुआ करता था। जो उस गुंडे के साथ दो और लोग थे वो कहने लगते हैं कि जल्दी करो, इसे मार मार के नर्क में पहुंचा दो। चैन एक डंडा उठा लेता है और कहता है कि आजा, दोनों एक साथ आओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वो गुंडा घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा, ये पागल है और हम इसके घर में घुस चुके हैं और अगर ये हमें जान से भी मार देगा तो कानून इसे कुछ भी नहीं कहेगा। और वो गुंडा कहता है कि ये मत समझो कि तुम एक पागल हो, इसीलिए तुम लोगों को पैसे नहीं देने हैं। तुम्हें जो हमसे पैसे लिए हैं वो तो तुम्हें वापस करने ही होंगे और कल मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। चैन कहता है कि बस पैसों की बात है ना, मैं वापस कर दूंगा। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ देती है और कहती है कि चैन, क्या तुम पागल हो गए हो? ये 1 लाख युआन है और हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? चैन कहता है कि माँ आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो गुंडा चिल्लाकर कहने लगता है कि क्या 1 लाख युआन 3 दिनों में? तुमने कह दिया और हमने मान लिया। तुम्हें क्या हम गधे लगते हैं? और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी बहन को जेल हो जाएगी। चैन उन्हें गुस्से में कहता है कि मैंने अभी कह दिया है ना, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उस गुंडे को भी गुस्सा आ रहा था लेकिन वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाता है। वो लोग भागने लगते हैं और जाते जाते वो गुंडा कहता है कि ओ पागल, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरी बहन पक्का ही मेरी हो जाएगी। उसकी बहन रू कहती है कि भाई मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। चैन कहता है कि तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारा भाई है ना यहाँ पर। और आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ जब मैं यहाँ पर नहीं था? और आखिरकार हमारे पास इतना कर्जा कैसे आ गया? उसकी बहन रू कहती है कि जब तुम्हें गू फैमिली वाले ले गए थे लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। हमने तुम्हें वहाँ पर आकर कितनी बार मिलने की कोशिश करी, आखिरकार तुम वहाँ पर कैसे हो? लेकिन हर बार वो लोग हमें धक्के मारकर बाहर फेंक देते हैं। पापा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हमारे पास कोई भी पैसे नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने 3000 युआन उधार लिए थे। जो चैन था वो भी शौक में था कि 3000 लिए थे, आज 1 लाख युआन कैसे हो गए? उसकी माँ कहती है कि उसने जानबूझकर इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगाया है और 3000 1 लाख युआन बन गए। उन लोगों ने हमें मारने तक की भी कोशिश करी है। और फिर उसका पापा कहता है कि ये बस मेरी वजह से हुआ है, मेरी ये बीमार बॉडी। चैन कहता है कि आप चिंता ना करें, अब मैं अपने परिवार को संभालूंगा और मैं ही पैसे कमाऊंगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पहले आपका इलाज करवाना है डैड। उसकी माँ कहती है कि हम इलाज कैसे करवाएंगे जब हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है? चैन कहता है कि बस मुझ पर छोड़ दो। और चैन अपने मन में जियांज टाइजन को कहता है कि तुम्हारी मेमोरी और तुम्हारी एनर्जी के लिए थैंक यू। ये वही आत्मा थी जिसको चैंग ने ऑब्जर्व कर लिया था और वो अपना हाथ और अपनी एनर्जी से उसके पापा को हील करने लगता है। उसका पापा कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कई साल जवान हो गया। और वो दोनों कहने लगते हैं कि क्या सच्ची में? उसकी माँ कहती है कि चैन आखिरकार ये हो क्या रहा है, तुम तो बेवकूफ हुआ करते थे। चैन कहता है कि माँ आप चिंता ना करें, समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप दोनों की सेहत को भी देखने दो। हम सभी लोग सेहतमंद रहेंगे और हमारे जो अच्छे दिन हैं वो शुरू हो गए हैं। उसकी माँ और बहन कहती है कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो। और जो चैन था बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आ जाता है और अपने मन में कहता है कि ये रैंकिंग ग्रुप है और ये सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इस शहर की और ये गू फैमिली के साथ कई सालों से कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये लोग हार जाते हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मुझे इन्हीं लोगों से शुरुआत करनी चाहिए। वो अंदर जाता है और कहता है कि मैं फेंगडे को ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की कहती है कि क्या तुम हमारे चेयरमैन को ढूंढ रहे हो? चैन कहता है कि तो क्या प्रॉब्लम है? उसके पास एक और आदमी आता है और कहता है कि ये तो गू फैमिली का बेवकूफ दामाद जियान चैन है। और वो उस लड़की को कहता है कि जाइलू ध्यान से, ये बंदा लड़कियों को छेड़ता फिरता है और इसीलिए गू फैमिली ने इसे अपनी फैमिली से बाहर फेंक दिया। वो लड़की कहती है कि क्या डायरेक्टर, मुझे डर लग रहा है और उसके गले लग जाती है। और वो आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो चिल्लाकर गुस्से में चैन को कहता है कि पागल यहाँ से निकल जा, दफा हो। और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं। वो भी कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे
कैसे हुई यहाँ पर आने की। चैन अपना हाथ घुमाता है जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था वो हवा में उड़कर दूर गिर जाता है और चैन कहता है कि क्या और भी कोई आना चाहता है, और वो लोग भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, भाइयों जल्दी से पिटो। चैन कहता है कि अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। वो लोग चैन पर हमला कर देते हैं लेकिन एक एक करके चैन एक ही मुक्के में सभी को दूर दूर फेंक देता है और अभी कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं बचा था। जो बंदा था वो कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। वो दोनों पूरे घबरा गए थे, अंदर से हिल चुके थे। आखिरकार ये गधा इतना बढ़िया फाइटर कैसे हो सकता है। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर नीचे पड़े थे, सारे बेहोश हो चुके थे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को हिला भी सके। और फिर से चैन कहता है कि मैंने कहा कि मैं फैंग से मिलना चाहता हूँ। चैन ने उस बंदे को पूरा डरा दिया था। वो डरते हुए कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। चैन चिल्लाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं फैंग डी से मिलना चाहता हूँ। वो लड़की घबरा जाती है और कहती कि मैं अभी उनको फोन करती हूँ। और वो घबराते हुए कहती कि सर जो चेयरमैन है उन्होंने आपको टॉप फ्लोर पर बुलाया है। वो चैन कहता है कि ठीक है और लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। वो बंदा खड़ा होता है और कहता है कि साली तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। चैन ऊपर पहुंच जाता है। उसके सामने एक लड़की थी। वो कहती कि क्या तुम ही हो मिस्टर जियांज हो, प्लीज मेरे पीछे आइए। वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और चैन सोचने लगता है कि इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा बढ़िया है और एकदम से उसे धुंधला दिखने लगता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और फिर एकदम से वो चौंक जाता है। ये क्या है। वो शौक हो जाता है और कहता है कि ये क्या, मुझे नहीं मालूम था जियांज टाइजुन के पास ऐसी भी स्किल होगी। जो उसके सामने लड़की थी उसके कपड़े गायब हो गए थे और उसको उसके आर पार दिखने लग गया था। वो लड़की पूछती है कि मिस्टर जियांज जो चेयरमैन है वो अंदर है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी नाक में से खून क्यों आ रहा है, क्या आप ठीक हैं। जियांज कहता है कि मैं ठीक हूँ, वो बस बहुत ज्यादा गर्मी है ना इसीलिए। वो अंदर जाता है और अंदर उसी कंपनी का चेयरमैन था और वो कहता है कि मैंने सभी लोगों से सुना है कि तुम एक इडियट हो लेकिन तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है। चैन कहता है कि मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से तुम जो गू ग्रुप है उससे आगे निकल पाओगे और जल्द ही नंबर 1 फार्मास्यूटिकल जायंट बन जाओगे इस सिटी के। वो पहले तो शौक हो जाता है और हंसने लगता है कि और कहता है तुम्हारे पास एक तरीका है। और चैन कहता है कि मुझे बस 1 घंटा दो और मुझे तुम्हारे जो लेबोरेटरी है उसे इस्तेमाल करने दो। वो चेयरमैन कहता है कि इतना कॉन्फिडेंस, आखिरकार तुम किसके भरोसे पर हो और तुम क्या करना चाहते हो। चैन कहता है कि मुझे 1 लाख युआन चाहिए जब सब कुछ पूरा हो जाएगा। जो चेयरमैन था हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और उसको कहता है कि इसको लैब में ले जाओ। वो कहती है कि ठीक है चेयरमैन। वो उसे लैब में ले जाती है और कहती है कि मिस्टर चैन सिक्योरिटी चेकअप के बाद आप अंदर जा सकते हैं। वो अंदर जा चुका था। जो चेयरमैन था अपने लैपटॉप में से उनको देख रहा था और सोचता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। जो उसकी सेक्रेटरी थी वो कहती है कि चेयरमैन सब कुछ हो चुका है। वो उसके लैपटॉप में झांकती है। वो देखती है कि जो वो चैन था वहां पर खराटे मार रहा था। सेक्रेटरी कहती है कि चेयरमैन क्या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। चेयरमैन कहता है कि नहीं अभी नहीं और मुझे आशा है कि ये मुझे निराश नहीं करेगा। चैन अपनी नींद पूरी करके उठ जाता है और अंगड़ाई लेने लगता है और कहता है कि अब काम करने का टाइम शुरू हो चुका है और बहुत ही ज्यादा स्पीड में कभी उधर कभी इधर सब सामान इकट्ठा करता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई दवाई बना रहा है। जो चेयरमैन था वो कुछ नहीं बोलता है। चैन लेबोरेटरी में कई सारे केमिकल्स को मिलाकर कुछ चीज बना लेता है। उनके लैपटॉप में जब वो देख रहे थे एकदम से रोशनी निकलती है। वो अपनी आंखें ढक लेते हैं और चैन कहता है कि ये पूरा हो गया है और आप इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। चैन कहता है कि ये बन चुकी है। चेयरमैन कहता है कि बस ये, इस पर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था, आखिरकार ये करती क्या है। चैन कहता है कि ये जो दवाई मैंने बनाई है ये चोटों के जो निशान है उनको खत्म करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो निशान है वो पुराने हैं या नहीं, ये सभी के सभी को मिटा देगी। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि बहुत ज्यादा फेंक रहे हो, तुम्हें बस 5 मिनट हुए हैं अंदर काम करते हुए और यहाँ पर आकर ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुमने पूरे 1 घंटे जमकर मेहनत करी है और तुम यहाँ पर आकर थक चुके हो। क्या हमें नहीं मालूम तुमने अंदर क्या किया। चैन को गुस्सा आ जाता है और उसको धक्का देकर सोफे पर गिरा देता है। वो सेक्रेटरी कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। चैन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो और जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो उसको ऊपर करता है। उसके नीचे से एक स्कार निकलता है। चैन कहता है कि अभी मैं इसका रिजल्ट तुम्हें दिखाता हूँ। चैन कहता है कि क्या इसी निशान की वजह से तुम छोटे कपड़े नहीं पहनती हो। वो सेक्रेटरी कहती है कि आखिरकार तुम्हें इस निशान के बारे में कैसे मालूम, हम तो पहली बार मिले हैं। चैन कहता है कि मिस अगर मुझे ये निशान है इसको खत्म कर दूं तो मुझे आप थैंक यू कैसे कहोगी। सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चैन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम मुझे एक किस देना
चाहोगी? चैन कहता है कि अब तो एक किस का सवाल है और ये मेरी मेडिसिन काम करनी चाहिए। वो उसके निशान पर वो मेडिसिन गिर देता है। सेक्रेटरी कहती है कि ये क्या हो रहा है, ये गर्म भी है लेकिन कंफर्टेबल भी। और वो कहती है कि ये निशान ये तो मिट गया। चेयरमैन भी उसके पास आ जाता है और कहता है कि इतना पुराना निशान बस एक झटके में गायब हो गया। चैन उसके पास आ जाता है और कहता है कि अपना वादा तोड़ना मत। वो घबराने लगती है और वो चेयरमैन की तरफ देखती है और कहती है कि चेयरमैन प्लीज आप तो कुछ कहिए। लेकिन जो चेयरमैन था दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और अपने दिमाग में कहता है कि मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। उस सेक्रेटरी के पसीने छूटने लगते हैं और वो चैन की तरफ देखने लगती है। चैन उसकी तरफ बढ़ता है और वो दोनों किस कर लेते हैं। किस के बाद वो पूरा खुश हो गया था और चैन कहता है कि कैसा लगा? अगर अभी भी तुम्हें इस पर भरोसा नहीं है तो तुम कुछ और लोगों को बुलाकर उन पर ये ट्राई कर सकते हो। चेयरमैन कहता है कि तुम्हारी जो मेडिसिन है वो तो बहुत बढ़िया है लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। चैन अपने मन में कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये लोग मेरे साथ गेम खेलना चाहते हैं तो ठीक है फिर मैं भी इनके जाल में इतनी आसानी से नहीं पड़ूंगा। चैन कहता है कि तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ और भूल जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। पीछे से आवाज आती है रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते हो। चैन अपने मन में कहने लगता है कि ये साली अभी भी जिंदा है, ये गुआन की थी और वो कहती है कि तुम पकड़े गए और हमारे पास सबूत है कि तुमने गू ग्रुप में से बहुत ज्यादा जरूरी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराया है। गुआन की कहती कि अब बस तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम ये निशान मिटाने वाली दवाई हमें दे दो या फिर हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में पहुंचवा देंगे। और ये हमारे गू ग्रुप का सबसे बढ़िया लॉयर है और हम तुम्हें आराम से 10 से 20 साल की जेल दिलवा सकते हैं। और वो लॉयर भी कहता है कि हाँ। चैन कहता है कि गुआन की तुम ये कह रही हो कि मैंने तुम्हारे घर में से कुछ चुराया है? गुआन की कहती कि तो क्या हुआ, हम शादीशुदा हैं और इस मेडिसिन को हमें दे दो, हमारे बीच में पीस हो सकता है। और अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में तो सोचो। वो सेक्रेटरी कहती कि ये दवाई चुराई हुई है और मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। चेयरमैन भी कहता है कि चैन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कुछ काम कर सकते हो। और गुआन की कहती है कि तो ठीक है, यहाँ पर हम सभी का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। और वो एक कार्ड को उसकी तरफ उछालती है और कहती है ये लो मेरा कार्ड और इसका पासवर्ड है मेरा बर्थडे, इसके अंदर 5 लाख युआन है और ये तुम्हारी फैमिली के लिए अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी होगा। चैन उस कार्ड को फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली के पैसे घटिया। गुआन की कहती कि तुम, लेकिन जो चैन था उसकी तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये रेसिपी तुम लोगों से चुराई है तो तुम जो ये रेसिपी है उसे पढ़ सकती हो और हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार ये तुम्हारी है भी या नहीं। गुआन की कहने लगती कि मैं उसका लॉयर आ जाता है और कहता है कि मिस अब हम एक पागल के साथ क्या है बहस कर सकते हैं, आप चिंता ना करिए, पुलिस सब कुछ संभाल लेगी। गुआन की कहती कि तुम ठीक कह रहे हो। चैन कहता है कि क्या तुमने किडनी के लिए कोई दवाई ली है? कभी नहीं ना। गुआन की कहती कि तुम ये क्या कह रहे हो? चैन कहता है कि इसकी किडनी में दिक्कत है और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। वो लॉयर कहता है कि क्या? चैन कहता है कि चेयरमैन क्या मैं आपकी लैब को दोबारा यूज कर सकता हूँ? चेयरमैन कहता है कि ठीक है। चैन लैब में चला जाता है। चेयरमैन कहता है कि मिस गुआन क्या आप सच्ची में उसका इंतजार कर रही हैं? चैन आ जाता है और कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन चौंकिए मत, जब जो इसका रिजल्ट है आपको दिखेगा। और वो उस लॉयर के पास आ जाता है, उसका मुंह खोलकर उसके अंदर वो मेडिसिन तुरंत डाल देता है। वो लॉयर कहते हैं कि इडियट ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? चैन कहता है कि चिंता मत करो, जहर नहीं है, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मेरे पास और 100 तरीके हैं। जो लॉयर था उसके पेट में से लाइट चमकने लगती है और कहती कि ये फीलिंग क्या मैं सच्ची में ठीक हो गया? हाँ, मेरी बॉडी तो बहुत ज्यादा हेल्दी फील हो रही है, इस दवाई ने तो सच्ची में चमत्कार कर दिया। चैन कहता है कि क्या कहती हो, और अब मत कहना कि ये मेडिसिन भी मैंने तुम्हारे गू फैमिली से चुराई है। वो गुआन की कहती कि जी हाँ चैन, तुम अब की बार तो जीत गए, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, किसी एक का टैलेंट दूसरे के लिए खतरा बनता है। और चैन कहता है कि इंटरेस्टिंग, आखिरकार मैं भी तो देखना चाहता हूँ मुझसे पंगा कौन ले सकता है। और गुआन की वहां से चली जाती है और चैन अपने मन में कहता है कि गुआन की मुझे एक इडियट की तरह ट्रीट करना बंद करो। वो ये सोच ही रहा था, जो सेक्रेटरी है उसको पीछे से आकर पकड़ लेती है और कहती कि मिस्टर जियांज मैंने आपको गलत समझ लिया था। चेयरमैन भी आ जाता है और कहता है कि मिस्टर जियांज मैं अंधा हो चुका था और जो आपने हमें ऑफर दिया था। जियांज उसको बीच में टोकता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं कर सकता हूँ। वो चेयरमैन कहता है कि प्लीज दोबारा सोच लो, जो प्राइस तुमने हमसे मांगा था उससे कहीं ज्यादा हम देने वाले हैं। चैन गुस्से में पीछे देखता है और कहता है कि मुझसे ज्यादा चेयरमैन को पता होगा कि आखिरकार जो गुआन की है उसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, और उसे ये भी पता चल गया कि मैंने एक दवाई बनाई है।
चेयरमैन के पसीने छूटने लगते हैं और कहता है कि चेयरमैन कहता है कि उसे भूल जाओ, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं, और अगर जो मिस्टर जियान है फ्यूचर में कुछ और बनाए तो हमारा ग्रुप उसे दुगने दाम पर खरीदने के लिए तैयार है। और चैन कहता है कि हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो अपनी बिल्डिंग के बाहर भाग गया था, लेकिन जो चेयरमैन था उसके पीछे पीछे भागते हुए आता है और कहता है कि हाँ फ्यूचर में हम आपको और ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। चैन नीचे पहुंच गया था। वो बंदा जो चैन से अभी भी पीटा था वो अपने साथ 2 बॉडीगार्डों को ले आया था और उनसे कहता है कि जल्दी करो, यही है वो गधा, इसे मार दो, इसका कचूमर बना दो। लेकिन वो तीनों की तीनों घबरा जाते हैं और कहते हैं कि चेयरमैन आप। चेयरमैन उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि साले अंधे, आखिरकार तू किसे गधा कह रहा है? मेरी नजर में तो तू गधा है और मिस्टर जियान हमारे ग्रुप के ऑनरेबल गेस्ट हैं और फ्यूचर में अगर कोई उसके साथ बदतमीजी करने की सोचेगा भी उसे मैं अपनी कंपनी में से निकाल दूंगा। चेयरमैन उसे अभी भी लाते मार रहा था। वो कहता है कि चेयरमैन दर्द हो रहा है बस। चेयरमैन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब हो रही है। अभी भी उसको लाते पड़ रही थी। चैन बाहर आ जाता है और एक बेंच पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे नहीं मालूम था कि गू फैमिली मेरे साथ ऐसा करेगी और मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगी। रैंकिंग ग्रुप को छोड़ने के बाद मैं दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास गया, लेकिन उन लोगों ने भी मना कर दिया और मैं एक जगह जाकर अपनी दवाई का प्रचार करने लगा, उसे बेचने लगा। लेकिन गू फैमिली वालों ने पुलिस भेजकर मुझे वहां से भी भगवा दिया। मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जिस बेंच पर वो बैठा था उसके सामने एक बिल्डिंग थी। वहां पर एक बड़ी स्क्रीन थी और उसके अंदर एक लड़की थी और ये बताया जा रहा था कि ये लड़की मिस मू है और ये शहर के बड़े ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है और ये अभी अभी साउथ अफ्रीका से अपनी ट्रिप को पूरी करके आई है और आज रात वो इस शहर में आने वाली है। चैन कहता है कि ओहो मिस मू, और वो बैठकर सोचने लगता है कि शेंग जुआन ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसके आगे तो गू ग्रुप और रैंकिंग ग्रुप भी कचरा है। और अगर किसी तरह मैं मिस मू के पास पहुंच गया, जो बाकी परेशानियां हो रही हैं वो अपने आप सोल्व हो जाएंगी। और वो खड़ा होता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं मिस मू का पति बनना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इन लोगों का कुछ करना होगा, इनसे छुटकारा पाना होगा। उसका पीछा दरअसल कई सारे बॉडीगार्ड कर रहे थे क्योंकि उनको अभी भी जो मेडिसिन है उसका फॉर्मूला चाहिए है। वो लोग पकड़े जा चुके थे, जिसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि चैन तुम्हारे पास 3 सेकंड है और हमें वो मेडिसिन का फॉर्मूला दे दो, नहीं तो आज रात हम तुम्हें इसी जगह पर मार देंगे और अब की बार तो दफनाएंगे भी नहीं। लेकिन चैन का मुक्का उसके मुंह पर लग चुका था और वो हवा में उड़ गया था। चैन पूरी हीरो वाली पोज देते हुए खड़ा था। वो पीछे 2 टकले घबरा जाते हैं, ये क्या, एक ही मुक्के में हवा में उड़ गया। चैन कहता है कि जाओ वापिस और गू फैमिली को बता दो, अगर उनके अंदर अभी भी हिम्मत है तो मैं उन लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, किसी भी वक्त किसी भी जगह वो लोग आ सकते हैं। वो टकले भाग जाते हैं और कहती है कि तुम बस हमारा इंतजार करना। उसके बाद जो चैंग था एक जगह बैठ जाता है और एक टेक्निक यूज करने लगता है जिसकी मदद से वो जो मिस मू है उसे ढूंढ पाएगा कि आखिरकार वो शहर में कहां पर है। उसकी एनर्जी शहर में कई जगह जाती है। उसकी मदद से वो शहर के कई सारी जगहों पर एक ही बार में जो हो रहा है उसे देख पा रहा था और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा काम की है, ऐसे में कितने सारे लोगों को ढूंढ सकता हूँ। जो उसकी एनर्जी है आखिरकार मिस मू को ढूंढ लेती है। चैन कहता है कि मिल गई, जिसके बाद वो भागते भागते जो मिस मू है उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। गाड़ी के ब्रेक लग चुके थे, लेकिन जो चैंग था ऐसी एक्टिंग करता है जैसे गाड़ी ने उसे ठोक दिया है और उसको बहुत ज्यादा चोट आई है। वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो एक इतनी ज्यादा लग्जरियस कार ने एक बंदे को उड़ा दिया। ये लोग तो इंसानों को कुछ समझते ही नहीं है, अमीर हैं इसका मतलब लोगों को उड़ाते फिरेंगे। जो मिस मू के लोग थे वो कहते हैं कि जरा साइड हो जाओ, हमारे पास मेडिकल टीम के लोग हैं और अभी वो उसको चेक करेंगे। चैन कहता है कि रुक जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ और जो तुम्हारा मैनेजर है उसे बाहर आने को कहो। आखिरकार उसे दिखता नहीं उसका ड्राइवर कैसी गाड़ी चला रहा है। चैन अपने मन में सोचने लगता है कि लगता है मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ और फिर वो जो अपना घाव है वहां पर बहुत सारा खून फैला देता है और वो लोग कहने लगते हैं कि देखो कितने घमंडी लोग हैं ये, पहले तो बंदे को उड़ा देते हैं और बाद में अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। गाड़ी में से जो मिस मू है वो निकलती है। चैन उसको देखता है और कहता है कि सो ब्यूटीफुल, ये तो एक परी है, मेरी फ्यूचर वाइफ तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वो उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई? और एक और लड़की उसके पास आती है और कहती कि मिस मू मैं हमेशा से ही ध्यान से गाड़ी चलाती हूँ, लेकिन ये ही एकदम से अचानक से आ गया सामने और हमें चलना चाहिए, इसे कोई और संभाल लेगा। वहाँ पे जो लोग थे वो भी कहने लगते हैं कि हाँ ये लड़की सही कह रही है, मैंने भी इसको भागते हुए देखा था, लगता है ये लड़का इन लोगों को ठगना चाहता है और मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, पुलिस इस मामले को हैंडल करेगी।
और चैन कहता है कि अबे साले, थोड़ी देर पहले तो तू कुछ और कह रहा था। वो लाल बालों वाली लड़की कहती है कि मिस मू, हमें चलना चाहिए। मिस मू कहती है कि ठीक है, और बाकियों को कहो कि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करें। चैन सोचने लगता है कि ये लोग तो जा रहे हैं, नहीं, मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता हूँ। चैन उसकी टांगे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे अपनी गाड़ी से उड़ाया है और तुम्हें ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो लाल बालों वाली लड़की कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपने हाथ जल्दी से हटाओ। वहाँ पर लोग कहने लगते हैं कि देखो जरा इसको, कितना ज्यादा बेशर्म है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे फायदा उठाने की, इसको तो हम लोगों को मिलकर पीट देना चाहिए। और सही हुआ कि गाड़ी ने इसको उड़ा दिया। और चैन कहता है कि सालों भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग बहुत ज्यादा बोलते हो। मिस मू कहती कि सर टेक इट इजी, मैं आपका ख्याल रखूंगी और आपको अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगी। और चैन कहता है कि नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, तुम मुझे वहाँ पर छोड़कर भाग जाओगी और उसके बाद मैं तुमको कहाँ ढूंढूंगा, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो जो मेरे साथ हुआ है। वो लाल बालों वो लड़की आती है और कहती कि इतने भी ज्यादा बेशरम मत बनो, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन है। और चैन कहता है कि क्या तुम मुझे बुली करना चाहती हो, मुझे कोई तो बचाओ। मिस मू कहती है कि भूल जाओ, हमें इसको घर ले जाना चाहिए और उसके बाद जो हमारा पर्सनल डॉक्टर है वो उसका ट्रीटमेंट कर देगा। और चैन कहता है कि तो ठीक है, फिर मैं इस कार में बैठकर जाऊंगा, मैं पहले कभी एक रोल्स रॉयस में नहीं बैठा हूँ। लाल बालों वाली लड़की चिल्लाने लगती है और गुस्सा हो जाती है। मिस मू कहती कि शांत हो जाओ जाओ यन, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इस लड़की का नाम जाओ यन है। चैन अभी भी उसकी टांगे पकड़े हुआ था और मन ही मन हंसने लगता है और कहता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड है, मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। वो लोग मू फैमिली के जो घर है वहाँ पर आ जाते हैं। मिस मू कहती है कि तो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ और जो मेरे फादर है उनको रिपोर्ट करती हूँ और तुम इस बंदे को लिविंग रूम में ले जाओ और जो डॉक्टर हुआंग है उसे इसका इलाज करने को कहो। जाओ यान कहती कि ठीक है मिस मू। चैन कह लगता है कि अपने मन में मेरी फ्यूचर वाइफ मुझे छोड़कर जा रही है, कितनी दुख की बात है कि जब मैं कार में बैठा था मैंने एक शब्द नहीं कहा। और जो जाओ यान थी वो कहती कि सर हमारे साथ आइए, मैं तुम्हें अभी वहाँ पर ले जाऊंगी, आपको जो हील जो करना है, आपके जो घाव हैं उनको भरना भी तो है। और वो उसकी आंखें लाल हो गई थी, मतलब वो कुछ और ही करने की सोच रही थी। मिस मू अपने पापा के पास जाती है और कहती कि अभी के टाइम पर यही सिचुएशन है, बिना हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल के हम साउथ अफ्रीका में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। उसका पापा कहता है कि जो जेड रॉ मटेरियल है वो लिन फैमिली के हाथों में है, वो पहले ही हमारे रास्ते में रोड़ा खड़े करते थे, लेकिन अब तो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लग गए हैं और अगर जो सामान डिलीवरी डेट से पहले नहीं पहुंचा हमारे पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और तो और हमारे बिजनेस ने जो रेपुटेशन बनाई थी इतने सालों में उसका भी सवाल है, वो भी खराब हो सकती है। मिस मू कहती कि डैड अगर ये इतना ही इम्पॉसिबल है तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, वो लोग यही तो चाहते हैं कि मैं उनके परिवार में शादी करूँ। उसका पापा कहता है कि नहीं, आखिरकार तुम एक शेर की बेटी हो और उस पिल्ले के साथ कैसे शादी कर सकती हो, और ये बात मेरे सामने दोबारा कभी मत करना। अगर तुम्हारा भाई इतना ज्यादा गधा नहीं होता तो मुझे लिन फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। और मिस मू कहती कि डैड मुझे माफ कर देना, मैं एक लड़का नहीं हूँ। उसका डैड कहता है कि सिली गर्ल तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तुम पर नाज है, तुम मेरी मदद कर रही हो, तुम मेरी बेटी हो जिस पर मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है। तभी जो चैन था उस कमरे में एक कदम रखता है और चिल्लाकर कहता है कि मिस मेरी मदद करो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मिस मू शौक थी, आखिरकार हमारे घर में इसको मारने की कौन कोशिश कर सकता है। चैन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि हनी प्लीज मुझे बचा लो। उसका पापा कहता है कि आखिरकार ये कौन है और ये तुम्हें हनी क्यों कह रहा है। मिस मू कहती है कि मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन चैन को तो उसके तकियों पर मजे आ रहे थे। तभी दरवाजा खुलता है, ये वही लाल बालों वाली लड़की थी और उसको कहती है कि तुम वहीं रुक जाओ। और हीरो कहती है कि चेयरमैन आप यहाँ। और चेयरमैन कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथों में ये चाकू क्यों है, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। चैन अपना भोला मुंह बनाकर कहता है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये मेरी चोटों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये तो मेरा औजार काटना चाहते हैं और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की, और चैन उनको चिढ़ाने लगता है। चेयरमैन कहता है कि बहुत होया जाओयान, और तुम अभी यहाँ से जाओ। जाओयान कहती है कि ठीक है चेयरमैन। और चेयरमैन कहता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। और चैन मिस मू के कंधे पर हाथ रखता है, उसके पास आते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी का होने वाला पति। मिस मू कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। चेयरमैन हंसने लगता है
इंटरेस्टिंग। मुझे याद नहीं कितने सालों से किसी ने मेरे साथ ऐसे बात नहीं करी, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। चेयरमैन उसके सामने आ जाता है। उसका बटलर आ जाता है और कहता है कि सर इसकी बातों में मत आना, ये एक गधा है। मैंने इसके बारे में पूछताछ करी। इसका नाम जियान चैन है और इसकी फैमिली होंगजी गांव में रहती है। वो शहर के बाहर एक छोटा सा गांव है और ये एक पागल और गधा है और 8 गांव में सभी के सभी लोग इसको इसी नाम से जानते हैं। और इसने 6 महीने पहले गु फैमिली की गुआनकी से शादी करी थी और कुछ ही दिन पहले इसको फैमिली से निकाल दिया गया क्योंकि इसने वहाँ की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करी और उनके कई सारे प्रॉपर्टी के कागजात भी चुरा लिए। वो चेयरमैन कहता है कि क्या इसकी इतनी हिम्मत और यहाँ पर आ गया। आखिरकार मेरे मुंह फैमिली के एक्सपर्ट कहाँ पर हैं। उसके पीछे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम यहीं पर हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम गलत जगह पर आ गए, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आकर तुम अपनी मनमानी करना चाहो। सभी लोग इस बास्टर्ड को खत्म करके बाहर फेंक देते हैं। उसके चारों तरफ आ जाते हैं। वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। चैन उनको अपनी एविल स्माइल देता है और जो बंदा सबसे ज्यादा उछल रहा था उसके पेट में लात मारता है, जिसके बाद वो दूर जाकर गिर जाता है। और मिस मू सोचने लगती है कि क्या कोई पागल एक गधा इस तरह का अटैक कर सकता है, क्या सच्ची में एक फूल है। चैन की आंखें लाल हो चुकी थी और वो अपने अंदर से ब्लू कलर का ओरा निकालने लगता है। वो लोग कहने लगते कि बास्टर्ड तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों पर हमला करने की। चेयरमैन बीच में आ जाता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम लोग वापस जा सकते हो। वो अपने घायल साथी को कंधों पर लटका कर ले जाते हैं। चेयरमैन के भी पसीने छूट गए थे और पूछता है आखिरकार तुम हो कौन। और वो सोचने लगता है जो मेरी फैमिली में ये एक्सपर्ट हैं ये इतने भी ज्यादा ऑर्डिनरी नहीं है और इनको कोई मार्शल आर्टिस्ट ही हरा सकता है। और आखिरकार ये बंदा कौन है जिसके पास ये हिडन मार्शल आर्ट है, लेकिन इसने तो एक ही लात में उनको धराशायी कर दिया। और चैन कहता है कि मैं लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मैं शेंगजुआन कंपनी को दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी बना सकता हूँ और मैं तुम्हें इस दुनिया का रिचेस्ट मैन भी बना सकता हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली को बचा सकता हूँ लिन फैमिली से। मुझे मालूम है कि वो कल मैरिज का प्रपोजल लेकर आने वाले हैं। मिस मू कहती है कि डैड क्या जिसने जो कहा है वो सच है, अब हमें क्या करना चाहिए। चेयरमैन कहता है कि इसकी एबिलिटी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जो भी कहा है वो सच है। चैन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम अपना दामाद ढूंढना चालू कर दो। मिस मू कहती है कि डैड मुझे ये आइडिया पसंद आया, यही अभी एक बेस्ट तरीका है। चेयरमैन कहता है कि ये ठीक है, तो तुम्हें अपने लिए एक होनहार लड़का ढूंढना होगा। और अपने बटलर को बुलाता है और कहता है कि जल्दी करो, मुझे जितने भी नौजवान टैलेंटेड लड़के हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी लेकर आओ, मुझे अभी के अभी वो चाहिए है। और चैन कहता है कि ससुर जी आप चिंता क्यों कर रहे हैं, सबसे बढ़िया दामाद तुम्हारे सामने ही खड़ा है। मिस मू शौक हो जाती है और चेयरमैन कहता है कि तुम आखिरकार हम एक स्टूपिड को हमारा दामाद बनाकर क्या ही हासिल कर सकते हैं। चैन कहता है कि पहली बात तो ये लिन फैमिली बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल है और वो ये कभी नहीं होने देगी। और दूसरी बात ये, अगर कोई मिस मू से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं वो मिस मू की जायदाद के पीछे नहीं लगा होगा, वो आप लोगों का फायदा नहीं उठाएगा। मिस मू कहती कि अच्छा अगर तुम ही सबसे बढ़िया लड़के हो तो आखिरकार तुम हमारी फैमिली में क्या ला सकते हो। चैन कहता है कि क्यों नहीं, बहुत कुछ, जरा यहाँ तो देखो। जो उसके टांग पर चोट लगी थी वो अपनी पावर से उसे तुरंत हील कर देता है। और मिस मू सोचने लगती है कि इसने अपने घावों को इतनी जल्दी भर दिया, ये जियांग चैंग तो इतना ज्यादा सिंपल नहीं है और इसने मू फैमिली के इतने बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट को भी एक ही लात में घायल कर दिया। वो भी शौक थी, उसे भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था और वो सोचती है कि क्या यह कोई हिडन मास्टर है। और वो कहती है कि डैड मैंने अपना मन बना लिया है और यही मेरा पति है। सीन कट हो जाता है और हमें चैन की बहन को दिखाया जाता है। वो लाल बालों वाला आ गया था और उसे पकड़ लेता है। वो कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो लाल बालों वाला कहता है कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं, अगर वो गधा मेरे पैसे वापस नहीं करेगा तो मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगा। उसकी बहन कहती है कि मुझे छोड़ो, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरा भाई जरूर आएगा। तभी कई सारी लग्जरियस गाड़ी आ जाती है और वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कहते हैं कि क्या इतनी ज्यादा अमीर गाड़ियां, ये तो पक्का ही कोई अमीर लोग होंगे। वो लाल बालों वाला भी हैरान हो जाता है उन गाड़ियों को देखकर और कहता है कि वाह इतनी ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां। उसमें से चैन उतरता है और कहता है कि आखिरकार ये जंगली कुत्ते आए कहां से हैं और ये मेरे घर का दरवाजा क्यों रोके हुए हैं। उसकी बहन चैन को बुलाने लगती है भाई और उसके पास जाकर उसको गले लगा लेती है और कहती है कि भाई भाई ये मुझे ले जाना चाहता है और मैं नहीं जाना चाहती हूँ। चैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूँ ना। और वो लाल बालों वाला उसे पर्ची दिखाता है कि
इडियट, तुम ये क्या देख रहे हो? तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। ये देखो, इस पर अच्छी तरीके से लिखा हुआ है तुम्हारी फैमिली ने मुझसे कर्जा लिया था और तुमने उसे अभी तक नहीं चुकाया है। चैन को गुस्सा आ जाता है और जो उसके हाथ में वो पर्ची रखे हुआ था उसमें आग लग जाती है। वो लाल बालों वाला कहने लगता है, हेल्प हेल्प, कोई तो उस आग को बुझाने में मदद करो। चैन उसके पास जाता है, उसके हाथ में अभी भी आग लगी हुई थी और जो उसके लोग थे वो डर के मारे भागने लगते हैं और कहते हैं कि एकदम से आग कहां से आ गई, ये कितनी ज्यादा डरावनी है। और दूसरा बंदा कहता है कि इसका हमारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। चैन नोटों की गड्डी निकालता है और कहता है कि मेरे परिवार ने तुमसे सिर्फ 3000 लिए थे और इसीलिए मैं तुम्हें 3000 ही वापस कर रहा हूँ। तुम्हें तो 3000 से कई गुना ज्यादा चाहिए। वो लाल बालों वाला कहता है, क्या 3000 बस? चैन कहता है कि ये तो दुख की बात है ना? तुमने मेरे परिवार को बार बार पीटा, उनको धमकाया, इसीलिए जो बाकी का पैसा है वो हमने कंपनसेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस और इमोशनल डैमेज के रूप में रख लिया। क्या तुम्हारी कोई शिकायत है? वो लाल बालों वाला उसको देखने के बाद डर जाता है और कहता है कि नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है, हम तो बचपन के दोस्त हैं, प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दो। और चैन कहता है कि 1 हफ्ते के लिए तुम सुअर के साथ रहोगे और उसके बाद हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएगी और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ही। वो भागकर सुअर के तबीले में जाता है और सुअर की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि भाई जियांग तुम चिंता मत करो, मैं भी करता हूँ। पीछे लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो कितनी ज्यादा बदबू है। अच्छा हुआ जो उसके साथ हो रहा है, ये हमेशा ही और लोगों को बुलिस करता था। सीन कट हो जाता है, हमें गू फैमिली का विला दिखाया जाता है। ये बीच में जो बड़े सोफे पर बैठा है ये गू लिन टांग है, ये गू फैमिली का हेड है। और गुआन की कहती कि डैड क्या आपको इसके बारे में चिंता नहीं हो रही? अगर चैन के पास एबिलिटी है लेकिन तब भी मू फैमिली इसके लिए राजी कैसे हो गई? और हमने चैन को अपने घर में से धक्के मारकर निकाला था और ये तो हमारे मुंह पर तमाचा है। उसका नया बॉयफ्रेंड शाबी कहता है कि जो इनविटेशन है वो सभी लोगों को डायरेक्टली भेजी जा रही है और चिंता करने की क्या बात है। और अगर हमने उस गधे को मिस मू के साथ शादी करने से नहीं रोका तो वो पक्का ही हमसे बदला लेने वाला है। वो अपने मन में गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं डिंग फिंग ग्रुप का वारिस हूँ और अभी तक मुझे मौका नहीं मिला उसे मिलने का और वो साला उससे शादी करने चला है। आखिरकार वो इतना लकी कैसे है? गुआन की कहती कि जियान चैन का नाम इनविटेशन पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमारे लोगों ने उसको मू हाउस में जाते हुए देखा है। शायद जो मू फैमिली है लिन फैमिली के बारे में चिंता कर रही है, उनकी वजह से उनका बिजनेस ठप हो रहा है। फैमिली का हेड कहता है कि क्या गुआन की, हमारे दामाद ने जो कहा है वो सेंस बना रहा है, तुम ज्यादा चिंता मत करो लेकिन फिर भी तुम्हें होशियार रहना चाहिए। शाबी अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ शादी में खुद जाकर अपनी आंखों से देखूंगा कि आखिरकार दूल्हा कौन है। और वो जाने लगता है। गुआन की कहती है कि शाबी, और फिर वो अपने डैड से कहती है कि जरा देखो तो इसको, अब बस उसे मिस मू की फिक्र हो रही है और वो उसके बारे में ही सोच रहा है और इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं इसके सामने बैठी हूँ। ये जरा सा भी इसको छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। उसका पापा कहता है कि चुप हो जाओ, शाबी का अंकल चुआन सिटी का मेयर है और अगर जो डिंगफिंग ग्रुप है अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ नहीं रहा होता तो हमारे पास इतना बड़ा मौका नहीं होता, इसीलिए तुम शांत हो जाओ। वो वहीं बैठकर रोने लगती है और कहती कि जियान चैन, मिस मू, बस इंतजार करो, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मू फैमिली वेडिंग का दिन आ जाता है। वहाँ पर एक लड़की कहती कि ये फीलिंग ये कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है और वो अपने आप को बार बार आईने में देख रही थी। चैन उसके पास ही खड़ा था और कहता है कि जल्दी करो, मेरा मेकअप करना चालू करो, मैं शादी के लिए लेट नहीं होना चाहता हूँ। वो लड़की चैन को चिपक जाती है और कहती कि मिस्टर जियांग, क्या आप फ्यूचर में भी मेरी मदद कर पाओगे, मेरा ख्याल रख पाओगे? और अभी भी मेरी थाई और मेरे पेट के पास बहुत ज्यादा मोटापा है और मैं तुम्हें किसी दिन डेट पर ले जाऊंगी। चैन कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद बस इसलिए करी क्योंकि तुम मेरा मेकअप करने वाली हो, लेकिन इसके आगे तुम्हें पैसे देने होंगे और मैं बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता हूँ। वो लड़की पैसे की बात आते ही उसे बिठा देती है और कहती है कि हमें पैसे के बारे में बात नहीं करना चाहिए। वहीं बाहर एक आदमी हंगामा कर रहा था, ये नहीं हो सकता है, मैं नहीं होने दूंगा, मिस मू मेरी है और मैं दूल्हे को मार दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अपने हाथ में टूटे कांच की बोतल रखे हुआ था। जो गार्ड थे उसको ले जाते हैं। वो कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो भी कहते हैं कि इसने वही करा जो हम करना चाहते हैं, मैं भी उस दूल्हे की जगह लेना चाहता हूँ। आखिरकार वो है ही इतनी खूबसूरत। एंकर आता है और कहता है कि
प्लीज तालियों से स्वागत करिए हमारे दूल्हे और दुल्हन को। चैन और मिस मू आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते कि ये क्या हो रहा है, आखिरकार दूल्हे ने दुल्हन के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। चैन अपनी जीभ बाहर निकालता है और अजीब अजीब से इशारे करता है। वो लोग कहने लगते हैं कि ये दूल्हा तो ठरकी है, लेकिन जो मिस मू है वो इन कपड़ों में अच्छी लग रही है। और चेयरमैन भी कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास हो रही है, ये कोई मजाक नहीं है। चेयरमैन की वाइफ कहती है कि मुझे लगता है इसने ये जानबूझकर किया है ताकि लोग सोचे कि ये एक अभी भी पागल ही है, और मुझे लगता है कि मू ने गलत बंदे से शादी करने का फैसला नहीं लिया है और इसीलिए तुम गुस्सा मत करो। तभी जो मेन हॉल का गेट था धड़ाम से खुलता है। उसकी आवाज बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से सभी लोग पीछे देखने लगते हैं कि आखिरकार कौन है। वो एक टकला था और वो कहता है कि मिस्टर मू, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने अपनी बेटी की शादी के बारे में मुझे बताया भी नहीं, क्या ये अच्छी बात है। चैन कहता है कि ये कौन है। मिस मू कहती है कि ये लिन फैमिली है, जो लीडर है वो उसका नाम लिन जुआन है और इसको वो स्माइलिंग टाइगर भी कहते हैं, और ये लिन फैमिली के हेड का छोटा भाई है और इसका फैमिली में अभी नंबर 2 है, और जिसके पीछे एक और टकला है वो उसका सबसे बेस्ट आदमी है। चैन अपने मन में कहता है कि एक्सपर्ट लगता है ये कम से कम डार्क पावर लेवल पर तो होगा ही। मैंने मू फैमिली के मार्शल आर्टिस्ट से बात करी और पता लगाया कि मार्शल आर्टिस्ट में 5 लेवल होते हैं। उसके अंदर कई सारे जैंग होते हैं, जिन, मिंग जिन, एन जिन, हुआ जिन एंड डान जिन। हर एक स्टेज सब डिवाइडेड कर दिया गया है, अर्ली, मिडल एंड लेट स्टेजेस। और ऐसा भी कहा जाता है जो डांजिन लास्ट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्टिंग ऑरा कल्टीवेट कर लेते हैं, और पूरी कंट्री में बस 10 ही मार्शल आर्टिस्ट हैं जो डांजिन लेवल तक पहुंच सकते हैं। तभी तो लिन फैमिली में बहुत ज्यादा हिम्मत है कि वो मू फैमिली से पंगा ले सकती है। चैन कहने लगता है कि इंटरेस्टिंग, इसके पीछे तो एक एक्सपर्ट खड़ा है। चेयरमैन उसके पास आता है और कहता है कि हा ये तो ब्रदर लिन है, और आखिरकार आपको यहाँ पर क्या खींच लाया। वो लिन कहता है कि ब्रदर मू, बिना न्योता के आने के लिए मुझे माफ करना। जिसके बाद चेयरमैन चिल्लाकर कहता है कि शादी को शुरू करते रहो। वो एंकर कहने लगता है कि आप सभी लोगों का आज स्वागत है मिस मू की शादी में। तभी एक पैनी सी चीज आती है और मिस मू कहती है कि ध्यान से। वो जाकर चैन के मास्क पर लग जाती है। उसके बाद उसका मास्क टूट जाता है। ये वही टकला था और कहता है कि अगर तुम शादी के वक्त मास्क पहनोगे तो आखिरकार तुम और लोगों से कैसे मिलोगे। चैन अपने मुंह पे से बचा हुआ मास्क उतारता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम लोग देखना चाहते हो, ये लो देख लो। वो लिन अपने साथी को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और उस पर चिल्लाने लगता है कि अगर इसको चोट लगी होती अभी अपने घुटनों पर आओ और ब्रदर मुझसे माफी मांगो। चैन अपने मन में कहता है कि क्या ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अंजिन लेवल का डार्क पावर यूजर इतने मामूली थप्पड़ को भी डोज नहीं कर पाया। जो बंदा था अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि मैं हाउ टाउ टाउ बस अपने मास्टर के आगे ही झुकूंगा पूरी जिंदगी के लिए। और लिन कहता है कि चुप हो जाओ ब्रदर मू, तुम तो जानते ही होगे मेरे लोगों को, वो बहुत ज्यादा घमंडी हैं और जिद्दी, और इसने तुम्हारी शादी में भंग डाल दिया है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। चेयरमैन कहता है कि बस बहुत हो गया। मिस मू कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई। चैन कहता है कि मेरी वाइफ मैं ठीक हूँ। और चैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस चीज को अवॉइड कर सकता था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये लोग क्या डर्टी ट्रिक्स खेलना चाहते हैं। मिस मू कहती है कि क्या तुम क्या करने की सोच रहे हो। चैन कहता है कि थोड़े से ही समय में मैं लिन फैमिली को ससुर जी के सामने घुटनों पर ला दूंगा। मिस मू कहती है कि अच्छा। वो लोग उसका चेहरा देख लेते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो वही गधा है होंगजी गांव से। हाँ मैं भी इसको जानता हूँ, ये गु फैमिली का दामाद था, लेकिन उन लोगों ने इसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। अरे हाँ, इसने तो वहाँ पर एक लड़की को छेड़ा था और उनके प्रॉपर्टी के कागजात भी चुरा लिए थे। और सारे लोग वहाँ पर जो खड़े थे ताने मारना चालू कर देते हैं। कहते हैं कि इतने बड़े गधे बेवकूफ के साथ आखिरकार मिस मू शादी कैसे कर सकती हैं, और इसकी तो पहले से शादी हो चुकी है। वहीं पीछे शाह भी खड़ा था और कहता है कि जान चैन जो मेरी नहीं हो सकती है वो तुम्हारी भी नहीं हो सकती है। और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी के सारी चीजें बाहर फैला दूंगा और तुम्हारी यहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जती करूंगा। मिस मू फैमिली, तुम ये डिजर्व करते हो और इस बेइज्जती का मजा लो। वो लिन कहने लगता है ब्रदर मू, आखिरकार तुम अपनी बेटी की शादी इस फूल के साथ कैसे कर सकते हो, इससे तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी और 10 में से 9 बच्चे तो इसी की तरह पागल निकलेंगे। मिस मू को गुस्सा आ जाता है और उसकी तरफ जाने लगती है। चैन कहता है कि आराम से इसे तो मैं संभाल लूंगा। वो जागता है और एंकर पे से माइक छीन लेता है और कहता है कि हाँ, मैं ही वो फूल हूँ और एक गधा भी मिस मू के साथ शादी कर सकता है। ये एक देवी है और तुम लोगों में से कोई भी मेरी वाइफ के पाँव भी नहीं छू सकता है। जलन हो रही है ना, जली ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वहीं उनमें से एक बंदा बाहर निकलता है और कहता है कि जियांग चैन, इतना भी ज्यादा घमंडी मत हो, तुम बस एक गधे हो और कुत्ते की भी
तुमसे ज्यादा इज्जत है और जो मुंह फैमिली है तुम्हें जल्द ही बाहर फेंक देगी। चैन अपनी एनर्जी यूज करता है। उसकी आंखें पर्पल हो गई थी, जिसके बाद उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रही और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। वो लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। वो चैन के सामने घुटनों पर आ चुका था और कहता है कि ये अच्छा है, अब तुमने माफी मांग ही ली है तो यहाँ से दफा हो जाओ। साला इस गधे के अंदर अभी भी इतनी अकड़ है, मैं इसको रोने पर मजबूर कर दूंगा। और वो अपने फोन में कहता है कि प्लान भी इस्तेमाल करो। चैन कहता है कि लूजर्स, अगर तुम लोगों के पास और भी ट्रिक्स है तो उसे जल्दी से यूज करो। एक लड़की भागती हुई आती है और कहती कि चैन चैन, और वो आकर चैन के गले लग जाती है। चैन कहता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती कि चैन, मेरे प्यारे चैन, क्या तुम मुझे भूल गए? तुमने मुझसे क्या वादा किया था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। तुमने कहा था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक स्ट्रीट गर्ल हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, और आखिरकार तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो। और रोने लगती है और चैन पूरा शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि डैम, जिन लोगों ने इस ट्रिक को यूज किया है वो कितने ज्यादा घटिया हैं। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था इसका इतना बढ़िया टेस्ट होगा, गुड लक। और कई सारे वो लोग ताने मारना चालू कर देते हैं। वो लिन कहता है ब्रदर मू, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बड़ी सोच रखते हो कि तुमने इस जैसे आदमी को अपना दामाद बनाने को सोचा। चेयरमैन कहता है कि जियान चैन, साला ये बास्टर्ड। और चेयरमैन की पत्नी रोने लगती है कि मेरी प्यारी बेटी, और रोने लगती है। और चैन कहता है कि मिस मू, क्या आपको कुछ नहीं पूछना? और मिस मू कहती है कि मैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रही हूँ। चैन कहता है कि तुम मेरी वाइफ होना डिजर्व करती हो, तुम बाकियों से अलग हो, तुम बस देखो और मजा लो। चैन कहता है कि रुको एक मिनट, इससे पहले तुम रोना चालू करो, जरा ध्यान से देखो कि आखिरकार वो मैं ही था क्या जिसने तुमसे वादा किया था। वो कहती कि हाँ तुम ही थे। चैन अपनी पावर को यूज करता है और कहता है कि जरा ध्यान से देखो। वो लड़की चैन के कंट्रोल में आ जाती है और वो कहती कि नहीं नहीं, ये वो नहीं है, बल्कि वो ये था, ये मेरा हस्बैंड है। और वो गुआनकी के जो नया बॉयफ्रेंड है शाबी, उसकी तरफ उंगली करती है। वो चिल्लाकर कहता है कि तुम क्या बकवास बातें कर रही हो, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? वो लड़की कहती कि मेरा हस्बैंड तुम हो शाबी, और मैं तुम्हारी प्यारी वाइफ हूँ, और तुमने ही तो मुझे जियांज चैन की वाइफ बनने को कहा, इसीलिए मैंने ये कर दिया। और अब तुम इस बात को ठुकरा नहीं सकते हो जब सब कुछ बाहर आ चुका है। शाबी जाकर उसका फटाफट मुंह बंद कर देता है और कहता है कि चुप हो जाओ, आखिरकार तुमको जानता कौन है। वो कहती कि शाबी, अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ उगल दूंगी। और चैन आ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि शाबी का इतना यूनिक टेस्ट होगा। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो भी कहने लगते कि यंग मास्टर शाबी की पत्नी, लेकिन इसके पास तो पहले से ही एक ब्यूटीफुल फियोन्सी है। अरे इसकी फियोन्सी तो मिस गुआनकी है, गू फैमिली से, और वो चैन की एक्स वाइफ है। चेयरमैन कहता है कि इसीलिए तुम यहाँ पर आकर मेरे दामाद की बदनामी करना चाहते हो ताकि तुम अपनी फियोन्सी का बदला ले सको। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी करो और इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ कर ले जा रहे थे। शाबी अभी कहता है नहीं मैं नहीं, मुझे छोड़ दो। और चैन कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा है, क्या कोई और भी है जिसको प्रॉब्लम है मेरे मुंह फैमिली के दामाद बनने से? पीछे से वो लोग कहने लगते कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चैन कहता है कि अब मुझे पक्का यकीन हो गया है जो लिन फैमिली है वो भी इसके लिए राजी होगी, और लिन फैमिली मुझे ब्लेम नहीं करेगी कि मैंने उनके बीच में जो शादी होने वाली थी उसको तोड़ दिया। वो टकला लिन हंसने लगता है और कहता है कि तुम दोनों को बधाई हो, आशा है कि तुम लोग लंबी और हैप्पी लाइफ जियोगे, और आखिरकार तुमको ब्लेम कौन कर सकता है। चैन कहता है कि तो ठीक है, फिर अब तुम भी मान गए हो तो हमें शादी को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन वो टकला अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये साला इतना ज्यादा घमंडी कैसे हो सकता है। वो अपने आदमी को कहता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली? उसका आदमी कहता है कि नहीं, मैंने उन दोनों को अच्छे से चेक किया है लेकिन मुझे कोई भी निशान नहीं मिला कि वो लोग किसी के कंट्रोल में थे। वो लिन सोचने लगता है बस शक है लेकिन कोई भी सुराग नहीं, ये बहुत कुछ अजीब हो रहा है और अभी हम मू फैमिली के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो जियान चैन है वो बहुत ज्यादा अजीब है और पहले हमें उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। रात हो जाती है, उनकी शादी हो चुकी थी। चैन अपने बिस्तर पर था और कहता है कि मुझे नहीं मालूम आखिरकार मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और सोचने लगता है कि आज रात वो क्या क्या करने वाले हैं। वो बहुत कुछ सोचने लगता है। सोचते सोचते उसके मुंह में से पानी आ गया था। तभी एकदम से कमरे का दरवाजा खुलता है। वो मिस मू ही थी और कहती कि चैन मुझे तुमसे कुछ कहना है। चैन कहता है कि हनी तुम क्या कहना चाहती हो, और तुमने इतने सारे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम्हें रात में उतारने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मिस मू कहती कि मैं तुम्हें सही से बता दूं और तुम्हें भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं तुमको जरा सा भी पसंद नहीं करती। ये शादी बस एक दिखावा था और इसको सीरियस मत लो। ना मैंने इसको सीरियस लिया है और आशा है तुम भी नहीं लोगे। और फिर वो ताली बजाती है और कहती है कि अंदर आ जाओ। चैन कहता है कि हनी तुम्हारा ये क्या मतलब, और आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? कमरे में एक लड़की आ गई थी। चैन कहता है कि हनी इसका क्या मतलब है? वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। ये वही लाल बालों वाली लड़की थी और मिस मू कहती है कि ये मेरी जगह लेगी, और ऐसा कहकर वो तुरंत वहां से
चली जाती है और चैन सोचने लगता है कि आखिरकार वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और अगर फिर भी ऐसी बात है तो मुझे अपना काम चालू कर देना चाहिए। मिस मू बाहर खड़े होकर सभी बातें सुन रही थी। अंदर से आवाज आ रही थी कि ये दर्द हो रहा है, और चैन कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर में आदत हो जाएगी। और मिस मू सोचने लगती है कि मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। अंदर कमरे में वो जायोन कहती है कि हाँ तुमने सही कहा था, अब मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर बैठा है और एक्यूपंक्चर करने लग रहा है और कहता है कि तुम्हें कंफर्टेबल फील क्यों नहीं होगा, मैं तुम्हारी बॉडी में से सभी पुरानी बीमारियां और हिडन डेंजर्स तुम्हारी बॉडी में से निकाल रहा हूँ। और ऐसे ही रात बीत जाती है। सुबह चैन कहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई, और कहता है वाइफ मिस मू कहती कि तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई। और चैन कहता है कि मुझे भी यही लगता है, कल रात में बहुत ज्यादा थक चुका था और ये मेरा पहली बार था और मैं इसमें इतना भी अच्छा नहीं था, इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें टाइम लग गया। वो मिस मू चिल्लाकर कहती कि चुप हो जा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। और मिस मू कहती कि अभी ब्रेकफास्ट के लिए चलो, फैमिली हमारा इंतजार कर रही है। और चैन कहता है कि तुम इतनी गुस्सा क्यों हो गई, लड़कियों को समझना कितना ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर को कहता है कि हेल्प प्लेस चलो। वो ड्राइवर कहता है कि सर हेल्प प्लेस, आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, अगर आप वहाँ पर गए तो आप वहाँ पर सारा का सारा पैसा एक ही दिन में गवा देंगे। चैन कहता है कि अरे मेरी बात मानो, तुम्हें वहाँ पर बड़ा मजा आएगा। हेल्प प्लेस एक गैम्बलिंग की जगह है, वहाँ पर सभी अमीर घराने के लोग आते हैं। ये जगह बहुत ज्यादा लग्जरियस है, खाने से लेकर ड्रिंक तक यहाँ पर सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है, और ये गैम्बलिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस जगह है। चैन वहाँ पर आ जाता है। चैन कहता है कि बैंकर, क्या मैं 2 सोने की ईंट उधार ले सकता हूँ? इस लड़की का नाम जिन लियान है, और वो कहती कि डियर गेस्ट क्यों नहीं, आप उधार ले सकते हैं। उसके बाद वो जुआ खेलना चालू कर देता है और वो कहता है कि स्मॉल, और वो डाइस के ऊपर जो डब्बा था उसे उठाती है और कहती है कि बिग, और वो कहती है कि यंग मास्टर जियांज मुझे माफ कर देना, लेकिन आप सब कुछ हार चुके हैं, क्या फिर भी आप खेलना चाहते हैं? चैन कहता है कि ये मैं पहली बार गेम खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे 2 और सोने की ईंट उधार दो। वो जियान कहती कि ठीक है मू फैमिली के दामाद, तुम 2 और सोने की ईंट उधार ले सकते हो। वहाँ पर और लोग भी आ जाते हैं और चैन को हारते हुए देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वो लोग कहते हैं कि मू फैमिली का दामाद तो कितने ज्यादा पैसे लुटा रहा है, और एक सोने की ईंट की कीमत 1 मिलियन है, और 5 ही मिनट में वो 2 मिलियन हार गया। चैन का सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सर अगर आप फिर भी खेलते रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चैन कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, क्या तुम देख नहीं सकते मुझे मजा आ रहा है और अब की बार तो मैं जीतूंगा। चैन कहता है कि जल्दी करो स्मॉल, इसको खोलो। उसका सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि अब की बार भी बड़ा नंबर आया, सर हम फिर से हार गए। चैन कहता है कि 2 और सोने की ईंट। ऊपर से शाओबी खड़ा होकर देख रहा था। ये जो गैम्बलिंग की जगह है उसमें उसने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जगह इसी की है। और वो कहता है कि जियान चैन, तुम एक गधे हो जो यहाँ पर आए, और अब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो मुझे मत ब्लेम करना। और अपने वो नौकर को कहता है कि कुछ भी करो, उसको अपनी ट्रैप में फंसा लो, आज तो मैं उसको हरा कर ही रहूंगा, आज मैं उसको कंकाल कर दूंगा। गुआन की भी वहीं पर बैठी थी और वो कहती है कि इडियट्स आर इडियट्स। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि आखिरकार उन्हें कहाँ खेलना चाहिए, और उसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। उसने शाओबी के साथ जो पंगा ले लिया। शाओबी कहता है कि कल उसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा दी और आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। चैन कहता है कि अरे नहीं, मैं फिर से हार गया। वो लड़की कहती है कि यंग मास्टर जियांज, आप निराश ना होए, आप थोड़ा और खेलें, शायद आप जीत जाएं, और जितने भी आप सोने की ईंट हारे हैं क्या पता वो आप दोबारा जीत जाएं। चैन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, और अब की बार मैं 10 सोने की ईंट उधार लेना चाहता हूँ। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कहते हैं कि क्या 10 सोने की ईंट, ये तो कम से कम 10 मिलियन होगा। अरे भाई ये तो अब की बार सारे के सारे पैसे लुटाने आया है, पहले की तरह ये सब कुछ हार जाएगा। चैन कहता है कि अब की बार मैं स्मॉल पर बैट लगाता हूँ और जल्दी से ढक्कन को उठाओ। वो लड़की कहती कि ठीक है यंग मास्टर जियांज, और शायद भी सोचने लगता है ये लड़की बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत ज्यादा चालाक है, और जब भी ये जुआ लोगों को खिलाती है अपनी ट्रिक की मदद से ये हर बार जीत जाती है, और जुआरी इसके आगे सारा पैसा हार जाते हैं, इसीलिए इसका नाम किंग ऑफ स्विंडलर्स भी रख दिया गया है। और तुम्हें क्या लगता है चैन, क्या तुम अपने लक के भरोसे पर जीत सकते हो? बस सपने देखते रहो, ये कभी नहीं होने वाला है। जियान चैन, मुझे ध्यान से देखने दो उस लम्हे को जब तुम एक कुत्ते बनने वाले हो सब कुछ हार कर। वो लड़की कहती है कि क्या तुम अभी भी स्मॉल पर बैट करने वाले हो? यंग मास्टर जियांज, मुझे माफ कर देना, तुम ये। और हम देखते हैं कि जितने भी डाइस थे उन पर नंबर 2 आया था स्मॉल। वो हैरान हो जाती है, ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, सारे नंबर स्मॉल कैसे आए? चैन कहता है कि मैं जीत गया और ये 10 सोने की ईंट मेरी है। वहीं ऊपर शाबी अपना गिलास फेंक कर मारता है और कहता है कि ये क्या कर रही है और इसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, आखिरकार इसने
उसने अपनी ट्रिक नहीं इस्तेमाल करी क्या? उसने उसको जीतने कैसे दिया? गुआन की आ जाती है और उसको पीछे से पकड़ देती है और कहती कि शाबी शांत हो जाओ, जुआ बहुत ज्यादा एडिक्टिव है और जियान चैन अब आगे जरूर खेलने वाला है और हम आगे की बारी में जितना उसने कमाया है वो दोबारा से ले सकते हैं। वो लड़की कहती कि यंग मास्टर जियान, क्या आप अब भी खेलना चाहते हैं? चैन कहता है कि हाँ, और मैं अभी अब भी स्मॉल पर बैट लगाता हूँ, जल्दी करो, इसे खोलो। और वो अपने मन में सोचती है कि अब की बार मैं दोबारा से ये गलती नहीं करने वाली हूँ और मुझे सीरियस होना होगा। वो डब्बा नीचे धम से मारती है और खोलती है। वो लोग कहते कि स्मॉल, अरे तो स्मॉल आ गया, ये फिर से जीत गया। चैन कहते कि लगता है जो लक है अब की बार मेरी साइड पर है। और वो उस लड़की को कहता है, क्या तुम अब भी खेलना चाहती हो? उसके पसीने छूटना चालू हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार ये नंबर छोटे कैसे आ गए और मेरी ये ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है। और वहाँ पर चैन के पीछे कई सारे लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, तुम अपना काम इतनी स्लो क्यों कर रही हो, जल्दी खोलो। और हम देखते हैं कि चैन ने बहुत सारे सोने की ईंट जीत ली थी। वहाँ पर 3 से 4 सोने की ईंट के बंडल से रखे हुए थे और जो लड़की थी वो पूरी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि अब की बार भी स्मॉल नंबर ही आया था। और उसके पीछे जो लोग खड़े थे वो कहते कि हम जीत गए, हम जीत गए, लॉन्ग लिव यंग मास्टर। और अगर हम यंग मास्टर को फॉलो करते रहे तो हमारी जिंदगी यूं ही बदल जाएगी। जियान चैन की साइड में सोने की ईंट के अंबार लग गए थे और अब वो लड़की भी सोचने लगती है कि अब मेरा क्या होगा। और चैन कहता है कि हम सभी लोगों ने बहुत सारी सोने की ईंटों को जीता है और क्या मैं जान सकता हूँ क्या तुम लोगों के पास इतना कैश भी है हमें देने के लिए? वो लोग जो पीछे खड़े थे वो भी कहते कि ये सही कह रहा है, हमें इस ईंटों के बदले में जल्दी से पैसे निकलवा लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो पैसे हैं खत्म हो जाएंगे, जल्दी करो, जल्दी करो। वो मैनेजर आता है और कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, हम अभी आप लोगों को कैश नहीं दे पाएंगे। वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, साले तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया, अब तुम हार गए हो और अब पैसे देने से मना कर रहे हो। मुझे लगता है कि हमें इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जल्दी कहो, अपने बॉस को कहो कि बाहर आए और हमारे पैसे हमें वापस करे। मैनेजर कहता है कि सभी लोग प्लीज मेरी बात मानो, ऐसी बात नहीं है कि हम आप लोगों को पैसे नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम इस मौके पर इतना ज्यादा कैश नहीं ला सकते हैं। चैन अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है, फिर हमें अगले कसीनो के पास चलना चाहिए। उसके सिक्योरिटी गार्ड इतनी सारी सोने की ईंटों को भी उठा नहीं पा रहे थे जितनी चैन ने जीत ली थी। और वो सभी लोग कहने लगते हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो, यंग मास्टर का पीछा करो, अगर हम उसके साथ रहे तो हम एक ही दिन में बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। यंग मास्टर जियान प्लीज हमारे लिए इंतजार करो, हम भी आ रहे हैं। जो शाही भी था उसने सारे के सारे फर्नीचर, कुर्सियां इधर उधर फेंक दी थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और कहता है कि मैंने इस जगह को अपने खून पसीने से बनाया है और उसकी वजह से अभी मुझे ये जगह बंद करनी पड़ी। जियान चैन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी मौत तुझे बुलावा दे रही है। गुआन की उसको पीछे से आकर पकड़ती है और कहती कि शायबी शांत हो जाओ, अभी भी हमारे पास एक चांस है। शायबी उसको धक्का दे देता है और कहता है कि साली ऐसा मत समझ कि ये तेरा पैसा है, इस जगह का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैं हूँ और तुम्हारी गु फैमिली ने बस 10% इस जगह में इन्वेस्ट करा है, इसीलिए तू तो चुप ही रहे। वो पीछे गिर गई थी और गुआन की कहती है कि शाबी मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ जब तुम मुसीबत में हो। मैं तो तुम्हें बस ये कहना चाहती थी कि हमारे पास अभी भी और ज्यादा तरीके हैं। जब वो अंदर आया था तो मैंने उसके पीछे अपने लोग भेज दिए। वो शाबी कहता है कि क्या? गुआन की कहती कि हमारे पास अभी एक मौका है। वो शाबी उसके पास आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, और अब मैं देखूंगा साला अब की बार कैसे जिंदा बचेगा, और अब की बार तो मैं जियान चैन को तो तबाह करूंगा ही और मू फैमिली की जो रेपुटेशन है उसे भी खत्म कर दूंगा। और तुम सबसे बेस्ट डार्लिंग हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा गुस्से में आ गया था। गुआन की कहती है कि मेरी सारी बॉडी कांपने लग गई है। वो शाबी कहने लगता है कि ऐसी बात है क्या, और वो उसको किस करना चालू कर देता है और वो वहीं पर ही करने लगते हैं। चैन दूसरे कसीनो पर आ गया था। उसके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं अपने बैग में बहुत सारा सोने की ईंटें भरे हुए थे। उसके पीछे पीछे कई सारे लोग भी आ गए थे। वो कहते हैं कि यंग मास्टर जियान, हमने एक और शाबी की जगह को बंद करवा दिया, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? और चैन कहता है कि हाँ, आज रात में शाबी की सारे के सारे कसीनो को बंद करवा दूंगा, उसके पास एक भी रुपया नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको बैंकरप्ट करवा दूंगा। और पीछे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनमें उनका बहुत ज्यादा फायदा था, वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते थे। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक बिल्डिंग के बोर्ड पर, उस पे लिखा था ये रिचेस्ट फैमिली का सन इन लॉ है जियान चैन, और वो कसीनो में गैम्बलिंग करते हुए दिखा गया। और ये भी अनुमान लगाया जाता है कि वो 10 मिलियन से कम की तो बेट लगाता ही नहीं है।
है। चैनमिन उसको देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि साले शाबी, दिखा दी तूने अपनी औकात। लोगों को भड़काने के लिए तूने यहाँ पर पोस्टर लगवा दिए, और अगर ऐसी बात है तो मुझे ब्लेम मत करना तुम्हें पलट कर जवाब देने में। और चैन कहता है अपने सिक्योरिटी गार्ड से, जल्दी करो, हमें ऑर्फनेज जाना है। वो लोग कहते हैं हाँ, और फिर एक और बोर्ड लगवा दिया जाता है। ये चैन ने ही लगवाया था और उस पर लिखा था कि जियान चैन रिचेस्ट फैमिली का दामाद। उसने 100 मिलियन अनाथ आश्रम, एनिमल शेल्टर और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दिए हैं एक ही रात में। शाबी और गुआन की भी इसी पोस्टर को देख लेते हैं टीवी में, और शाबी फिर से उस पर गुस्सा हो जाता है। क्या तुम ऐसे ही उसकी रेपुटेशन को गिराने वाली थी? देखो जरा, एक ही रात में उसने अपनी इमेज को कैसे सुधार लिया, और सुधारा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़िया बनवा लिया। मुझे मेरे पैसे तो वापस नहीं मिले, लेकिन उसने ऐसे दिखा दिया कि वो कितना अच्छा इंसान है। और गुआन की कहती कि तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम्हें तो उन कमीनियों को ब्लेम करना चाहिए जो तुम्हारे कसीनों में है, और वो एक आदमी को नहीं हरा पा रही। तभी एक भागता हुआ उसका आदमी आता है और कहता है कि मिस्टर शाबी, बहुत बुरा, जो अकाउंटेंट है उसने सभी लॉस को कैलकुलेट करा है और आज रात हमने 100 मिलियन का नुकसान झेला है। शाबी कहता है कि हमें अपना बिजनेस बंद नहीं करना है, इसको चालू करते रहो। जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा हम पैसा दोबारा वापस कमा लेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि जियान चैन आज रात वापस आएगा। लेकिन जो जियान चैन था वापस आ गया था, और सुबह होते ही ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। वो लोग बातें कर रहे थे कि क्या तुमने सुना, मू फैमिली का जो दामाद है जियान चैन, उसने शाबी के कई सारे जो कसिनोज हैं उनको बंद करवा दिया कुछ ही दिनों में। डिंगफिंग ग्रुप पहले ही पैसों की कमी से जूझ रहा था, और ये तो घाव पर नमक छिड़कना हो गया। और वो लोग ये भी कहते हैं कि मैंने तो ये भी सुना है जो जियान चैन है उसने अनाउंस कर दिया है, जब तक वो शाबी उसके सामने आकर घुटनों पर माफी नहीं मांगता है वो उनके कसीनों में जाकर ऐसे ही पैसे जीतता रहेगा। और फिर हम जियान चैन को देखते हैं, उसके सामने शाबी घुटनों पर था और कहता है यंग मास्टर जियान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जो चैन था गुस्से में कहता है कि शाबी, दफा हो जा साले, अगर तू मेरे सामने दोबारा वापस आया तो मैं तुझे कंगाल कर दूंगा। वो घबराते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, और चैन कहता है कि चलो अपना काम पूरा हो चुका है। वो वहां से चला जाता है, लेकिन जो शाबी था अभी भी अपने घुटनों पर था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपने मन में कहता है कि जियान चैन, तू बस इंतजार कर, एक दिन इसी तरह मैं तुझे घुटनों पर लाऊंगा और तू मेरे सामने ऐसे ही भीख मांगेगा। अब हमें जो मू फैमिली है उसका रेजिडेंस यानी कि घर दिखाया जाता है। उसके अंदर जो चेयरमैन था वो कहता है कि जियान चैन, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? चैन कहता है कि कुछ नहीं, वो तो बस मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। और चैन कहता है कि जरूरी बात तो ये है, मैंने इस क्राइसिस को सोल्व करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। जो चेयरमैन था गुस्से में आ जाता है, अपने हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है कि जियान चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे झूठ बोलते हुए? और मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जो झूठ बोलते हैं। तुमने कहा था कि तुम मू फैमिली को इस क्राइसिस से निकलने में मदद करोगे, लेकिन जरा देखो तो अपने आप को, कहां पर है सोल्यूशन? क्या ये कसिनो की टेबल पर है? चैन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ससुर जी, जरा ये देखो तो। वो अपने हाथ में एक बोतल रखे हुआ था और ये वही मेडिसिन है जो उसने बनाई थी घाव को हील करने वाली, और वो कहता है कि यही है सोल्यूशन। मिस मू कहती कि आखिरकार ये क्या चीज है? चैन कहता है कि ससुर जी, जो लिन फैमिली है उसने हमें जेड देने से मना कर दिया था ना, और उसकी वजह से हम कई सारा पैसा तो हारेंगे ही, लेकिन हमारी जो रेपुटेशन है वो भी खराब हो जाएगी। और इस चीज की मदद से अगर हम इस चीज को मास प्रोड्यूस करें तो हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं जो आपने सोची भी ना होगी, और वो भी थोड़े से ही समय में। कुछ दिनों बाद चेयरमैन कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, ये स्कार रिमूविंग दवाई बहुत ही ज्यादा बिक रही है। चैन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चैन कहता है कि ससुर जी, ये तो बस एक शुरुआत है और इस जैसी दवाइयों के और भी मेरे पास बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, आप बस आराम से बैठिए और बस पैसे गिनिए। चेयरमैन हंसने लगता है और कहता है कि बहुत अच्छी है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। उसका बटलर भागते हुए आता है और कहता है कि मास्टर, ये बुरा है, बहुत बुरा है, जो हमारी यंग मिस्ट्रेस है मिस मू, उसको किडनैप कर लिया गया है। चेयरमैन कहता है कि क्या? ये पक्का ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोग जलते हैं, हमारी जो सेल्स है इतनी ज्यादा बढ़ गई और शायद वो हमसे अब पैसा मांग रहे हैं। चैन, अब हमें क्या करना चाहिए? चैन की आंखें लाल हो जाती है गुस्से में और कहता है कि साला किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी वाइफ को किडनैप करे? लगता है उसका जीने में मन भर गया है और अब मरना चाहता है। सीन कट होता है। कुछ गुंडे कहते हैं कि लड़की हमारे लिए स्माइल तो करो। मिसमू कहती कि बहन कटके दूर हो जा, मुझे छूना मत। वो लोग अपने फोन से वीडियो बनाते हैं। दूसरा बंदा कहता है कि बड़े भाई 3 घंटे बीत चुके हैं और वो
वो साला अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है कि हम अपना कार्यक्रम इसके साथ करना चालू कर सकते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ने चालू कर देता है। मिस मू कहती कि साले दूर हो जा, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। बास्टर्ड, अभी तक तू क्यों नहीं आया है? वो जोर से चिल्लाती है कि जियान चैन प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। वो कहती कि मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ। वो लोग हंसने लगते हैं कि देखो ये रो रही है। वो उसको कई जगह हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि और जोर से चिल्लाओ, लेकिन यहाँ पर हमारे अलावा तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं है। जियान चैन आ जाता है और मिस मू कहती कि जियान चैन कहता है कि डार्लिंग मुझे माफ कर देना, मैं तुमको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। चैन बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके आसपास ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो लोग कहने लगते हैं कि जियान चैन तुम सही मौके पर आए हो और हमें वो स्कार मिटाने वाला जो दवाई है उसका फॉर्मूला दे दो। और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है, अगर तुम हमें वो फॉर्मूला दे देते हो तो हम तुम्हें बहुत आसान मौत देंगे। लेकिन जो चैन था फटाफट उनके आगे आ जाता है और एक का मुंह पकड़ लेता है अपने हाथों से। उस बंदे को समझ नहीं आया था अभी तो वो इतनी दूर खड़ा था और एकदम से इतनी पास कैसे आ गया। चैन उसके मुंह को जोर से दबाता है और नीचे फेंक देता है और कहता है कि अभी तुमने क्या कहा? वो लोग कहने लगते कि घबराओ मत, वो एक है और हम कई सारे, जल्दी करो, अटैक करो, इसको मार दो। और फिर कई सारी आवाज आती हैं, ध्यान से, बचाओ मुझे। चैन ने उन सभी को पीट दिया था और वो मिस मू के पास जाता है और कहता है कि डार्लिंग मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दो और ये दोबारा कभी नहीं होगा। वो उसको अपनी गोदी में उठा लेता है, उसके कंधे से लग जाती है और कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुमको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। और जाते हुए वो एक बंदा था उसके ऊपर पैर रखता है और कहता है कि जल्दी बताओ आखिरकार तुम किसके लिए काम कर रहे हो। लेकिन जो वो बंदा था अपनी जेब में से एक बटन निकाल लेता है फटाफट और उसको दबा देता है। चैन कहने लगता है कि ये बुरा है। तभी एक धमाका हो जाता है। वो मिस मू को लेकर फटाफट आगे भाग जाता है, लेकिन पीछे जितने भी लोग वहीं पर पड़े थे वो सभी के सभी मर जाते हैं। मिस मू कहती है कि ये आखिरकार ये कैसे हो सकता है? और चैन कहता है कि उन लोगों ने इतने ज्यादा पाप कर रखे थे कि वो इसी जगह पर फटकर मर गए। चैन सोचने लगता है कि आखिरकार मैं उस मास्टरमाइंड को कैसे ढूंढ सकता हूँ जिसने ये सब कुछ करवाया, और अगर मैं जो सुराख है उसके पीछे जाता रहूंगा तो मैं उसके पास जल्दी पहुंच जाऊंगा। और वो हंसने लगता है कि मास्टरमाइंड तू तो पक्का ही डर के मारे कांप रहा होगा और मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। सीन कट हो जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं और एक न्यूज रिपोर्टर कहती है कि मेरे पीछे एक हेडक्वार्टर है, वो व्हाइट टाइगर होल है और ये एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके ऊपर किसी ने अननोन बंदे ने अटैक कर दिया है कुछ दिनों पहले और 132 लोग मारे जा चुके हैं। चैन यही न्यूज देख रहा था और अपने मन में सोचता है कि मैंने व्हाइट टाइगर होल को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे जो वो मास्टरमाइंड है वो नहीं मिला, वही तो सबसे ज्यादा खतरा है। चैन कहता है कि डार्लिंग मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम कहीं बाहर जाओ तो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो मिस मू उसके पास आ जाती है और बैठकर कहती है कि मुझे तुमको कुछ बताना है। लिन फैमिली ने स्टोन गैम्बलिंग फेस्टिवल को होस्ट किया है और हम दोनों को वहाँ पर बुलाया है, क्या तुम वहाँ पर जाना पसंद करोगे? चैन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि डार्लिंग अब तो तुम मुझे फैमिली मैटर में पूछने के लिए भी आने लग गई, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मिस मू कहती है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। चैन कहता है कि डार्लिंग तुम नहीं समझोगी, बचपन से किसी ने मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया है। डार्लिंग तुम सबसे बेस्ट हो और मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। वो उसके तकिए पर आराम कर रहा था। मिस मू कहती है कि तो ठीक है, फिर अगर फ्यूचर में कुछ और बात होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। वो लाल बालों वाली लड़की आ जाती है और कहती है कि साले ठरकी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मिस्ट्रेस को छेड़ने की? अगर तुझे कुछ करना ही है तो मेरे साथ कर। और चैन अपनी जगह से खड़े होकर भागने लगता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी शेरनी को कौन ही पसंद करेगा। और उसके पीछे भागती है कि शेरनी किसको कह रहा है, रुक वहीं पर रुक। और जो मिस मू थी वो सोच में पड़ जाती है और कहती कि किसी ने तो मुझे पूछा ही नहीं कि मुझे कैसे फील हो रहा है और मुझे उसके ऐसे बर्ताव से कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ हमें जो लिन फैमिली है उसके हेड को दिखाया जाता है। वो कहता है कि जी हाँ, क्या तुमने उसके बारे में सोच लिया, तुम मू फैमिली को नीचे कैसे गिराओगे? वो कहता है कि हाँ, हम मू फैमिली को बहुत ज्यादा पैसे देने पर मजबूर कर देंगे और मैं जो मिस मू है और उसके डम हस्बैंड को भी रास्ते से हटा दूंगा। और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार उस साले की हिम्मत कैसी हुई मेरी लड़की पर हाथ रखने की, मैं उसको इतना टॉर्चर करूंगा साला खुद अपनी जान ले लेगा। हम देखते हैं कि वो बुलेट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। चैन कहता है कि डार्लिंग जरा बाहर तो देखो, ये कितनी ज्यादा फास्ट है और हम बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके सामने एक बंदा बैठा था, वो उसको नीचा दिखाने लग जाता है। चैन को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि ट्रेन में बस इंसान आ सकते हैं और यहाँ पर एक सुअर क्या कर रहा है। वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि साले बहन का टके, सुअर किसको कह रहा है? और चैन कहता है कि और किसको, तेरे को तो कह रहा हूँ। वो बंदा उसको कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तू पिटना चाहता है? उसके पीछे एक
लेडी आती है और कहती है कि एक्सक्यूज मी, ये मेरी जगह है। वो बंदा कहता है कि हैं क्या कह रही हो तुम? वो लेडी कहती है कि मैंने कहा कि ये मेरी सीट है और मुझे लगता है कि तुम गलत सीट पर बैठ गए हो, क्या तुम यहाँ से हट नहीं सकते? और चैन कहता है कि डार्लिंग, क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगी? ये बंदा अपनी सीट उसको नहीं देगा और अगर मैं सही होगा क्या तुम मुझे एक किस दोगी? और मिस मू कहती है कि अगर तुम्हें कुछ खेलना ही है तो अपने आप खेलो। जो बंदा था एकदम से एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मेरा दिल लगता है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मिस मुझे माफ कर देना, मैं इस जगह से नहीं हिल पाऊंगा। और चैन कहता है कि क्या कहा था मैंने डार्लिंग, और अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। मिस मू कहती है कि बस बहुत हुआ और अब शांत बैठ जाओ, हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि आज ये क्या हो रहा है? आखिरकार इस ट्रेन में इतने ज्यादा कचरा लोग कैसे आ गए? एक शेल्फिश आदमी और एक ठरकी लड़का। और कहता है कि मिस आप चिंता न करिए, जस्टिस अभी भी इस दुनिया में है और एक टीनेजर होने के नाते मैं किसी लड़की को डेंजर में नहीं पड़ने दूंगा। मैं आपकी अभी मदद करता हूँ और पुलिस को बुलाता हूँ। वो लड़का मिस मुंह पर लाइन मारने लगता है और कहता है कि मैं अपने स्कूल में बॉक्सिंग करता हूँ और इस जैसे 10 के साथ तो मैं एक ही टाइम पर लड़ सकता हूँ। और आप कहाँ पर जा रही हैं? मैं जिनलिंग जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा बॉडी गार्ड बनने के लिए तैयार हूँ और आपको जहाँ जाना है वहाँ पर छोड़ सकता हूँ। मिस मुंह कहने लगती है कि नहीं, तुमने गलत समझ लिया है। जो उसके सामने बंदा था वो कहने लगता है कि मुझे ज्ञान दे रहा था और तू खुद यहाँ पर एक लड़की को छेड़ रहा है, शेमलेस, डिस्गस्टिंग, बदतमीज। वो लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरी तरह सभी लोग ठरकी हैं? मैं अपनी यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक लाया हूँ और अपना गंदा दिमाग मुझे जज करने के लिए इस्तेमाल मत करो। और वो आदमी कहता है कि मैं तो बस प्यार से बात कर रहा था और तुम्हारे जैसे घटिया स्टूडेंट को ग्रेजुएट होने के बाद कभी नौकरी नहीं मिलेगी और मैं ये शर्त लगा सकता हूँ। जो लड़का था उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मोटे सुअर, अभी मैं तुझको पीट कर तुम्हारी चर्बी निकालता हूँ। वो दोनों लड़ने लगते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लड़का था उस मोटे को पीट रहा था। और मिस मू कहती कि क्या ये तुमने किया है? और चैन कहता है कि डार्लिंग, मैंने कुछ नहीं किया है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी मदद से मैं और लोगों के जो इमोशन है उसे कंट्रोल कर पाऊं। ये तो नेचर का लॉ है, जब कोई बंदा बेइज्जती फील करता है वो गुस्सा हो जाता है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। वो लोग एक रिजॉर्ट में आ जाते हैं, गार्डन ऑफ ईडन इसका नाम था। वहाँ पर कई सारी लड़कियां पूल में नहा रही थी और जो चैन था वहीं पूल के किनारे पर बैठकर उनको देख रहा था और कहता है जो ज़ेंगजुआन कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर तो कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। वो पूरा अपना मजा कर रहा था उनको देखते देखते। और ये तो कितनी दुख की बात है कि जो मेरी वाइफ है एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए गई है, अगर वो नहीं गई होती तो वो भी यहीं पर स्विम सूट में नहा रही होती। और कहता है कि मुझे सोचने भर में इतना ज्यादा मजा आने लग गया है, ही। तभी एकदम से जो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि दवा हो यहाँ से जल्दी निकलो, हमारे बॉस ने इस जगह को रिजर्व कर लिया है, जल्दी निकलो। और जो उनका बॉस था वो कहता है कि रुक जाओ, लड़कियां यहाँ पर रह सकती हैं। और चैन अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इस जगह का मैनेजर क्या कर रहा है, आखिरकार वो इन गुंडों को अंदर कैसे आने दे सकता है? वो इस जगह की जो रेपुटेशन है उसे खराब कर रहा है और मुझे इसके बारे में अपनी वाइफ को बताना चाहिए और जो मैनेजमेंट है उसको करड़ा करवाना चाहिए। और जो बंदा था उसके पास 2 खूबसूरत लड़कियां आ जाती हैं और ये वही बंदा है जो ट्रेन में जियान चैन ने सुअर कहा था। और वो बंदा चैन को देख लेता है और कहता है कि क्या तुम लोग अपना काम सही से नहीं कर सकते हो? मैंने कहा कि इस जगह को जल्दी से खाली करवा लो। और आखिरकार वो वहाँ पर क्यों बैठा है? उसके पास जो एक लड़का खड़ा था वो कहता है कि मिस्टर जू आप चिंता ना करें, लगता है उसको अपनी औकात मालूम नहीं, अभी मैं उसको यहाँ से भगा देता हूँ। उसके पास गुस्से में जाता है, वो कहता है कि ए तुम कहाँ देख रहा साले, उठ चल निकल इधर से। चैन हंसते हुए कहता है कि ये यूनिवर्सिटी की क्या तुम्हारी कोई जगह है? और आखिरकार तुम उस मोटे सुअर के पालतू कैसे बन गए? ये वही लड़का था जो मिस मू के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो कहता है कि तू तो उसी ट्रेन पे था और मैं साले तुझे ही ढूंढ रहा था अपना हिसाब पूरा करने के लिए, और अगर तू नहीं होता तो हमारी लड़ाई नहीं होती और मुझे फर्क नहीं पड़ा कि तूने मुझे ऑफेंड किया, लेकिन तुमने मिस्टर जू को ऑफेंड करा। क्या तुझे मालूम नहीं ये कौन है? क्या तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? चैन अपना पूरा चिल मोड में था और कहता है कि मुझे माफ करना, यहाँ पर कई सारे जानवर मुझे देखने को मिले हैं और आखिरकार तुम दोनों कौन से जानवर हो? जो मिस्टर जू था वो कहता है कि तेरी माँ का साकी नाका, मार इसको साले। और वो लड़का कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हमें जानवर कहने की? वो अपना मुक्का चैन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन जो उसका मुक्का था मिस्टर जू को लग जाता है, मोटा सुअर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उस मुक्का लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि साले तूने दोबारा मुझे मारा, बॉडीगार्ड इसको जब तक मारो जब तक ये मर ना जाए। वो लड़का कहता है कि मिस्टर जू मैंने कुछ नहीं किया है, ये बस एक गलतफहमी है और मैं आपको नहीं मारना चाहता था मिस्टर जू। वो उसको वहीं पर गिराकर पीटना चालू कर देते हैं। वो कहता है कि स्टॉप प्लीज, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, ये इसकी वजह से हुआ है, इसने मेरी बॉडी को कंट्रोल किया, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये
इसने किया है। और वो खुद भी उसको मारने लगता है और कहता है कि क्या तुझे हम पागल दिख रहे हैं? मैं अनपढ़ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू जो कुछ भी बोलेगा वो मैं मान लूंगा। तूने मुझे जानबूझकर मारा है। और फिर वो कहता है कि और हाँ, वो आराम से क्यों बैठा है? सिक्योरिटी गार्ड, उसे भी पीटो। और अब तुम दोनों इस जगह को छोड़कर जाने नहीं वाले हो। और चैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लगता है तुम लोग नर्क में जाने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो। तभी एक और बंदा आ जाता है और कहता है कि आखिरकार किस चूजे ने हमारे मिस्टर जू को ऑफेंड कर दिया? वो मिस्टर जू कहता है कि यंग मास्टर लियांज, आप यहाँ पर? वो अपने साथ दो खूबसूरत लड़कियों को भी लेकर आया था और उसके पीछे एक उसका बॉडीगार्ड भी था। और चैन अपने मन में सोचता है कि ये तो गैंगस्टर की एक्टिंग करने में कितना ज्यादा माहिर है। वो लियांज कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? किसने हमारे मिस्टर जाओ को ऑफेंड कर दिया? और मिस्टर जाओ कहता है कि यंग मास्टर लियांज, ये बहन का टका है और जल्दी करो, जो आनू है उसको कहो कि वो उसको सबक सिखाए। वो आराम से पूरा चिल मोड में था। लियांज कहता है कि आनू, क्या तुमने सुन लिया? उसे पीट पीट कर कचूमर बना दो। जो उसका बॉडीगार्ड आनू था उसकी तरफ बढ़ता है। वो बहुत ज्यादा स्पीड में गया था। और मिस्टर जू कहता है कि यंग मास्टर लियांज, आपने कहा था कि आप मेरे लिए आनू जैसा ही कोई एक्सपर्ट ढूंढ कर दोगे, आखिरकार आपको कोई मिला? और लियांज कहता है कि तुम इतनी ज्यादा चिंता मत करो, जो आनू का मार्शल आर्टिस्ट भाई है वो आने वाला है और वो आनू से भी ज्यादा स्ट्रोंगर है। और मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आखिरकार वो तुम्हारे पास ही काम करेगा, क्योंकि मैंने सुना है कई सारे लोग उसको हायर करना चाहते हैं। और मिस्टर जू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मेरा बहुत सारा पैसा लग जाए, लेकिन वो मेरे साइड में ही काम करेगा। वो लोग ये बात कर ही रहे थे। जो आनू था उस मिस्टर जू के ऊपर गिर जाता है और लियांज देखता है कि जो आनू और मिस्टर जू था वो पीछे दूर जाकर गिर जाते हैं और कई सारी जो वहाँ पर जगह थी खाली हो जाती है। सारा सामान हवा में उड़ जाता है और जो सामान उड़ा था उनके मुंह पर गिर जाता है। मिस्टर जू के तो कई सारे दांत भी टूट गए थे। और जियान सोचने लगता है कि आनू एक एक्सपर्ट है और ये हाफ स्टेप मिंगजिन लेवल का है और इसने अकेले ही 20 स्पेशल सोल्जर्स को हरा दिया। और आखिरकार वो पलक झपकते ही कैसे हार गया? और मैंने इस जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? आखिरकार ये किस प्रकार का मोस्टर है? उसके माथे से पसीना गिरने लग गया था। चैन आगे आता है और कहता है कि आखिरकार कौन है जो मुझसे अभी भी पंगा लेना चाहता है? हिम्मत है तो एक साथ आ जाओ। तभी जो इस रिजॉर्ट का जो मैनेजर है वो आ जाता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? यहाँ पर हल्ला कौन मचा रहा है? ये इस गार्डन का मैनेजर है। और जो लड़का वहाँ पर मार खा रहा था वो कहता है कि बॉस जैंग, आप आ गए। ये वही है, ये यहाँ पर डायमोनिक आर्ट यूज कर रहा है और उसने मुझे कंट्रोल करके मिस्टर जू को मुक्का मरवा दिया और उसने यंग मास्टर लियांज का जो सबऑर्डिनेट है आनू, उसको भी हरा दिया। जो मैनेजर था उस लड़के के मुंह पर लात मारता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों मारा? जो मैनेजर था वो कहता है कि चुप हो जा, अगर तू अपने बॉस की तरह वहाँ पर पड़े नहीं रहना चाहता है। और वो जाकर जो चैन है उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना यंग मास्टर, मैं लेट हो गया। वो लड़का कहता है कि क्या यंग मास्टर? ज़ेंगज़ुएंग कॉर्पोरेशन का मैनेजर जाकर जो बॉडीगार्ड वहाँ पर खड़े थे उनकी गर्दन में हाथ डाल लेता है और कहता है कि जल्दी करो, अपने बॉस को यहाँ से ले जाओ और तुरंत इस रिजॉर्ट को छोड़ दो। और जब वो जाग जाए उसको कहना कि वो जिंगलिंग शहर से 3 दिनों में भाग जाए, नहीं तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को ऑफेंड करने की? वो बॉडीगार्ड उसको कहते हैं कि हाँ हम ले जा रहे हैं, अभी जाते हैं हम। और चैन कहता है कि बोरिंग, सालों ने मेरा मूड खराब कर दिया। और क्या मेरी वाइफ की मीटिंग खत्म हो गई? मैनेजर कहता है कि हाँ वो खत्म हो गई और मैं अभी आपको उनके पास ले जाऊंगा। जो लियांज था वो कहता है कि यंग मास्टर ज़ेंगज़ुएंग कॉर्पोरेशन का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लगता है जिनलिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं। चैन मिस मू के पास जाता है और कहता है कि डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। वो उसको पीछे से पकड़ देता है और मिस मू कहती है लेकिन हम तो बस आधे दिन के लिए अलग हुए थे और तुम्हें इतना ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। चैन कहता है कि तुम नहीं समझोगी, मेरे लिए तुमसे 1 सेकंड अलग होना जैसे 1 साल होता है। उसके और ज्यादा करीब आ जाता है और मिस मू कहती है कि बस बहुत हुआ। और चैन कहता है कि डार्लिंग एक किस तो दे दो। मिस मू कहती है कि हम जो स्टोन गैम्बलिंग फेस्टिवल है उसको अटेंड करेंगे कल, और क्या तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं? कहने लगते हैं कि क्या? आखिरकार इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? कितने बढ़िया तो लग रहे हैं। मिस मू ने उसके सर पर मारकर आलू उगा दिया था। वो मिस मू कहती है कि भूल जाओ, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े खरीदने के लिए ले जाती हूँ। सीन कट होता है और वो कपड़े खरीदने के लिए आ जाते हैं। मिस मू कहती है कि क्या तुम सच्ची में मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? चैन कहता है कि तुम चिंता मत करो डार्लिंग, मुझे मालूम है कि कपड़े कैसे खरीदने हैं, लेकिन क्या तुम्हें भी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदने? तुम अपने लिए ले आओ और हम बाद में मिलते हैं। मिस मू कहती है कि तुम कहीं मत जाना, कपड़े खरीदने के बाद मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। चैन एक स्टोर में जाता है। जो वहाँ पर काम कर रही थी वो कहती कि वेलकम सर, आखिरकार आपको क्या चाहिए? और चैन कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर कपड़े देखने के लिए आया था। जो लड़की थी अकड़ कर बोलती है और कहती है कि सॉरी सर, अगर आप यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए नहीं आए हैं तो आप अभी के अभी यहाँ से जा सकते हैं। चैन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? दरअसल उस लड़की ने जो चैन ने कपड़े पहने हुए थे वो फटे हुए थे और उसे लगा कि ये कोई गरीब बस
कपड़े पहनकर फोटो खिंचाने के लिए आ गया है और इसे कुछ खरीदना नहीं है। तभी दो लोग आते हैं और उनमें जो लड़का था वो कहता है कि यहाँ पर जो कपड़े हैं कितने ज्यादा घटिया हैं। वो लड़की कहती है कि डार्लिंग यहाँ पर मेरे लिए भी कुछ अच्छे खासे कपड़े नहीं है। और चैन उनकी तरफ इशारा करके कहता है कि लेकिन उन लोगों ने भी तो कुछ नहीं खरीदा है और तुमने उनको क्यों नहीं कहा कि वो यहाँ से चली जाए। वो लड़की कहती कि इसीलिए क्योंकि तुम गरीब हो। जो लड़का लड़की थे वो भी उस लड़की की बात को सुन लेते हैं और उनके पास आ जाते हैं। वो लड़की कहती है कि इसीलिए तो मैं सोचूं आखिरकार ये जगह इतनी ज्यादा भरी हुई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लोग आ जाते हैं बस कपड़े पहनकर फोटो खिंचाने के लिए और कुछ खरीदते नहीं है। आखिरकार ये लोग इन लोगों को अंदर कैसे आने देते हैं। वो लड़की कहती है कि देखा तुमने सुन लिया, तुम यहाँ पर आकर बस हंगामा कर रहे हो और जल्दी करो यहाँ से चले जाओ। चैन कहता है कि तुम दोनों के साथ बहुत ही जल्दी कुछ ज्यादा बुरा होने वाला है। वो लड़की अपना हाथ उसको मारने के लिए बढ़ाती है और कहती कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, अभी मैं तुझको पीट पीट कर तेरा हुलिया बिगाड़ देती हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन जो उसके कपड़े थे वहीं पर फट जाते हैं और वहां पर एक टैटू लिखा था मिस्टर वैंग यहाँ पर आ चुके हैं। और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो कहता है कि साली आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी बॉडी पर दूसरे आदमी का टैटू है। और वो उसको थप्पड़ मारता है और वो लड़की वहीं पर अपने घुटनों पर आ जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि डार्लिंग मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी प्लीज। लेकिन लड़का कहता है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। वो लड़की चैन की तरफ देखती है और कहती कि ये पक्का तुमने ही कहा रहा है। तभी जो इस दुकान का जो ओनर है वो आ जाता है और कहता है कि कौन है जो यहाँ पर हंगामा कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हुई, पक्का ही वो कोई जिंदगी से ऊब चुका होगा और यहाँ पर आकर मरने आ गया। जो लड़की वहाँ पर काम कर रही थी वो कहती कि बॉस ये लड़का है, देखो यहाँ पर भिखारी के कपड़े पहनकर आ गया है और यहाँ पर आकर इस लड़की के साथ लड़ाई कर ली और इनको कुछ कुछ कहने लग गया। जो लड़की घुटनों पर थी वो कहती कि हाँ ये सही कह रही है, जल्दी करो इसको यहाँ से भगा दो। लेकिन जो ओनर था उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं और हमारे जो स्टाफ ने आपको तकलीफ दी है उसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। दरअसल ये बंदा वही है लियांज जो रिजॉर्ट में मिस्टर जाओ की मदद कर रहा था, लेकिन जो उसका बॉडीगार्ड था आनू, चैन ने पीट दिया था। वो लोग घबरा जाते हैं, बॉस आप इसके सामने क्यों झुक रहे हैं। और वो लड़की कहती कि क्या ये इतना ज्यादा कोई बड़ा इंसान है। और लियांज अपने गार्ड्स को कहता है कि इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो और इस लड़की को हमारे किसी भी शॉप के अंदर दोबारा जाने से बैन कर दो और जो ये हमारी वर्कर है इसको भी नौकरी से निकाल दो और ये आज के बाद किसी भी हमारे शॉप में काम नहीं कर पाएगी। जो स्टाफ वर्कर थे वो कहती कि रुको बॉस मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और दूसरी लड़की कहती कि मुझे छोड़ो, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लियांज कहता है कि यंग मास्टर जियांज आखिरकार आप अपने लिए कौन से कपड़े ढूंढ रहे हैं, मैं आपको खुद पर्सनली दिखाऊंगा। चैन कहता है कि ओह मुझे अभी याद आया, तुम तो वहाँ पर स्विमिंग पूल के पास थे कल। वो लियांज कहता है कि थैंक यू मुझे याद रखने के लिए और आप मेरी दुकान पे से कोई भी कपड़े ले जा सकते हैं, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और चैन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो बाद में मना मत करना। मिस मू कहती है कि चैन आखिरकार तुमने इतने सारे कपड़े क्यों खरीद लिए। और चिन कहता है कि ही ये फ्री है और जितने मुझे पसंद आए मैं उठाता गया। और जो लियांज था वो कहता है कि प्लीज दोबारा वापस जरूर आना, उसको टाटा करता है। और मिस मू सोचने लगती है कि लगता है एक और बंदा चैन से डरने लग गया है। सीन कट होता है, जो चैन था कपड़े बदल लेता है और कहता है कि ये सूट मेरे लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है और इसमें मैं बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। जो मिस मू थी वो भी अपने कपड़े बदल कर आ जाती है और कहती कि चलो हमें चलना चाहिए। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। मिस मू कहती है कि ये सूट में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और चैन कहता है कि वाओ मेरी वाइफ कितनी ज्यादा खूबसूरत है। चैन कहता है कि गॉर्जियस लेडी क्या आप आज के दिन के लिए मेरी पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं। वो शर्माने लगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो हम जाकर लिन फैमिली को मिलते हैं। सीन कट होता है, जो स्टोन गैम्बलिंग फेस्टिवल के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे उसका सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कई सारे लोग वहाँ पर पत्थर खरीद रहे थे क्योंकि उनके अंदर एक ट्रेजर होता है। वो लोग कहने लगते हैं कि अरे नहीं इसमें कुछ नहीं निकला। वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं लोग कहने लगते हैं कि क्या इन लोगों ने सुपरस्टार को यहाँ पर बुलाया है। और चैन कहता है कि देखो देखो तुम्हारे हस्बैंड को ये कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या तुम्हें प्राउड नहीं हो रहा। और मिस मू कहती है कि तुम और ज्यादा हैंडसम लगोगे अगर तुम चुप रहोगे। लिन फैमिली में से एक बंदा आता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग आ ही गए। वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। चैन कहता है कि आखिरकार तू अपने आप को समझता क्या है और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को उसके नाम से बुलाने की। वो बंदा कहता है कि जाकर अपने आप को एक बार आईने में देख, तुम जीजू को अपनी वाइफ कहने के लायक ही नहीं हो। मिस मू आगे आ जाती है और कहती कि अपनी जबान को लगाम दे, ये मेरा हस्बैंड है। और हाँ लिन जियाओ हम इतने भी ज्यादा करीब नहीं है, इसलिए या तो मेरे पूरे नाम से मुझे बुलाओ या फिर मुझे मिस मू कहो। चैन शर्मान लगता है और कहता है कि ये मुझे डिफेंड कर रही है, मुझे तो इससे दोबारा से प्यार हो गया। वो लिन जियाओ कहता है कि मैंने अफवाह सुनी थी कि तुमने किसी गधे से शादी कर ली, मुझे लगा ये सच नहीं होगा लेकिन ये तो सच निकला। और फिर
उसकी और बेइज्जती करने लगता है। फिर चैन लिन जियाओ कहता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर लिन। तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर हमें कुछ दिखाने वाले हो। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, प्लीज हमें रास्ता दिखाइए। और उसका जो हाथ वो पकड़ लेता है और जो लिन जियाओ था उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो अपने मन में कहता है कि तो स्ट्रॉन्ग है मेरा हाथ। वो अपना हाथ छुड़वा लेता है और कहता है कि क्योंकि तुम जीजू के हस्बैंड हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम लोगों को यहाँ पर सब कुछ दिखाना, और प्लीज मेरे पीछे पीछे आइए। और अपने मन में सोचता है कि साले तू देख, तुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तू आखिरकार मर कैसे गया। मिस मू कहती है कि देखो वहाँ पर वो लोग स्टोन की जांच कर रहे हैं। और चैन कहता है कि डार्लिंग मुझे लगता है कि इसके अंदर हमें जैकपॉट निकल जाएगा। वो उस पत्थर को काटते हैं, उसके अंदर से जेड निकलता है। पीछे लोग कहने लगते हैं कि ओ भाई जेड, इसमें तो जेड निकल गया। चैन कहता है कि हा मेरी आंखें चील से भी ज्यादा तेज हैं। पीछे से लिन जियाओ आ जाता है और कहता है कि मजे कर रहे हो, वहाँ पर हाई क्वालिटी स्टोन्स हैं, बस थोड़ी सी आगे जाकर ही वो एरिया है और मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। चैन कहता है कि डार्लिंग चलो वहाँ पर जाकर एक बार देखे तो। और लिन जियाओ अपने मन में कहता है कि साले डम्बैस, तुझे क्या लगता है कि तू कोई एक्सपर्ट है? एक ही सेकंड लगता है किसी को अमीर और गरीब बनने में या फिर नर्क और स्वर्ग जाने में, और तुझे आज मैं दिखाऊंगा इसका क्या मतलब है। लिन जियाओ कहता है कि अकेले खेलने में मजा नहीं आता है, क्यों ना तुम मेरे साथ कोई बैट लगा लो। रूल सिंपल है, हम दोनों 3 स्टोन चुनकर लाएंगे और उनको सभी लोगों के सामने खोलेंगे, जिसके स्टोन ज्यादा वर्थ के होंगे वो ही विनर हो जाएगा। चैन कहता है कि सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आखिरकार तुम क्या बैट लगाते हो? और लिन जियाओ तुरंत कह देता कि अगर तुम हार गए तो तुम जायजू से हमेशा के लिए अलग हो जाओगे, उसके पास दोबारा कभी नहीं भटकोगे। और मिस मू कहती कि लिन जियाओ तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। और चैन कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम मेरे सामने घुटनों पर आकर मुझे दादाजी कहोगे। मिस मू कहती कि चैन तुम भी। चैन कहता है कि चिंता मत करो डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और जल्दी हमारा एक पोता होने वाला है। वहाँ पर लोगों को ये खबर फैल जाती है कि मैंने सुना है कि जो यंग मास्टर है मू फैमिली के दामाद के साथ बेट लगा रखी है, और मैंने सुना है कि जो मू फैमिली का दामाद है वो दिमाग से पैदल है, और आखिरकार वो मास्टर लिन के साथ मैच कैसे लगा सकता है। वो लोग कहने लगते हैं कि जो मिस मू है वो मास्टर लिन के साथ शादी करने वाली थी, लेकिन उसने अचानक से इस आदमी के साथ शादी कर ली और पता नहीं ये कहां से आया, और लगता है कि मास्टर लिन इसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा। लिन जियाओ कहता है कि आखिरकार तुम्हारे पत्थर कहाँ हैं? वो अपने पत्थर लेकर आ चुका था। और लिन जियाओ कहता है कि क्या तुमने एक भी पत्थर नहीं चुने? क्या तुम हार मानने वाले हो? वो और लोग वहाँ पर थे, वो कहने लगते हैं कि देखो इसको, ये तो मू फैमिली का दामाद होने के लायक ही नहीं है, देखो कितने छोटे छोटे 3 पत्थर लेकर आया है। और लिन जियाओ कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें जाने को कहूंगा। वो लोग कहने लगते हैं कि देखो इसके पत्थर कितने ज्यादा छोटे हैं, अगर इसके अंदर जेड भी निकल गया तो उनकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं होगी, लगता है मास्टर लिन यूं ही जीत जाएंगे। वो बंदा उस पत्थर को काटने लगता है। चैन कहता है कि डार्लिंग देखा इसके अंदर एक जेड है, और जो बंदा काट रहा था वो कहता है कि ये तो यूजलेस है, ये तो बेकार हो गया, ये जेड खराब निकला। चैन घबरा जाता है और कहता है कि क्या? वो कहता है कि इसका मतलब कि जो ये जेड है इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है और इसीलिए ये बेकार है। और फिर कहता है कि मैं अभी मास्टर लिन का जो स्टोन है उसको काटूंगा। वो काटता है, उसके अंदर भी जेड निकलता है और ये परफेक्ट एम्पर जेड निकला। वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि यंग मास्टर आप कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। लिन जियाओ कहता है कि कैसा है जाओजू, मुझे नहीं लगता है कि हमें आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि आगे कंटिन्यू करना टाइम वेस्ट होगा और तुम मेरे साथ अभी मेरे घर चल सकती हो। मिस मू कहती है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? वो लोग कहने लगते कि ये तो जैकपॉट है, मास्टर लिन के तीनों पत्थर हाई क्वालिटी जेड निकले और कम से कम ये 30 मिलियन के तो कीमत रखते होंगे। मास्टर लिन कितने ज्यादा टैलेंटेड है। और जो पत्थर काट रहा था वो कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि हमें आगे कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। चैन कहता है कि नहीं, तुम सभी पत्थरों को काटो, अगर मैं हारूंगा तो अपने पूरे दिल से हारूंगा। और चैन का जो दूसरा पत्थर था वो भी खराब निकलता है और वो बंदा काटने वाला कहता है कि मुझे भी मालूम था ऐसा ही होगा। और जो तुम्हारा तीसरा पत्थर है वो भी खराब ही निकलेगा। वो काटने लगता है, उसकी आंखें चमक जाती है। ये क्या? ये तो रेड है, ये तो एक ब्लड स्टोन है। जो लिन जियाओ था वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये क्या सच्ची में ब्लड स्टोन है? वो लोग कहने लगते हैं कि देखो जरा इसकी शेप को तो देखो, ये किसी ड्रैगन की तरह दिख रहा है, ये तो ड्रैगन शेप का ब्लड स्टोन है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? और वो लोग कहने लगते हैं कि जो मिस्टर जांज है इनकी आंखें तो बहुत अच्छी है, ये भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये तो मिस्टर लिन से भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड लग रहे हैं मुझे। चैन कहता है कि डार्लिंग जरा देखकर तो बताओ आखिरकार ये पत्थर कितने का होगा। मिस मू कहती है कि कम से कम 100 मिलियन का होगा, और जिसको
पत्थर पसंद आ गया उसके लिए तो ये प्राइसलेस है। चैन कहता है कि वाओ 100 मिलियन और इसके तो बस 30 मिलियन है। लगता है मैं जीत गया। लगता है अब किसी को मेरे सामने झुककर मुझे दादाजी कहना होगा। वो लिन जियाओ घबराने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी जो लिन जियाओ था अपने घुटनों पर आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हुआ और मेरे दांत कैसे टूट गए। चैन कहता है कि ये इतनी बुरी तरीके से गिरा, मुझे लगता है कि ये अभी सही से बात भी नहीं कर पाएगा। भूल जाओ, तुम्हें मुझे दादाजी कहने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारे जैसा अगली ग्रैंडसन बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। ओह, मैं तो इस ट्रेजर को भूल ही गया था। डार्लिंग चलो। वो पीछे अभी भी घुटनों पर था। उसके सामने कई सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। चैन को कुछ समझ नहीं आता है और मिसमू कहती कि लिन जियाओ इसका क्या मतलब है। वो लिन जियाओ खड़ा होता है और कहता है कि इसका कुछ मतलब नहीं है, तुम इस ब्लड स्टोन पत्थर को छोड़कर जा सकते हो। मिसमू गुस्से में चिल्लाती है, लिन जियाओ इतने बेशरम, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इतने नीचे गिर गए और हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो। लिन जियाओ कहता है कि तुमने पत्थर तो ले लिया लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अभी भी उसको नहीं खरीदा है। मैं सही कह रहा हूँ ना? और अभी तक तुमने इसके पैसे नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये मेरा है और अभी मैं इस पत्थर को नहीं बेचना चाहता हूँ। और क्या तुम मुझसे ये पत्थर जबरदस्ती खरीदना चाहती हो? क्या जो मू फैमिली है वो अब रोबर बनने की कोशिश कर रही है? मिसमू कहते कि क्या तुम स्टोन गैम्बलिंग के रूल को फॉलो नहीं करने वाले हो तुम? चैन कहते कि ये लो, ले लो। वो उसको ले जाने लगता है। मिसमू कहती कि चैन ये पत्थर। चैन कहता है कि चिंता मत करो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए और भी बढ़िया पत्थर लेकर आऊंगा। जो लिन जियाओ था वो कहता है कि ये तो कितना ज्यादा बढ़िया है, ये प्राइसलेस ट्रेजर लिन फैमिली को और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाएगा और फिर मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो मुझे बस खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। हा 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 हा। लिन जियाओ अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि जल्दी करो, मू जाइजू और उस बास्टर्ड को फॉलो करो और जो भी पत्थर को वो लोग चुनने वाले हैं उनको तुरंत खरीद लो। वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि हाँ अभी करते हैं। चैन जिस भी पत्थर को उठाता है और कहता है ये पत्थर दे दो, उसका बॉडीगार्ड तुरंत आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, यंग मास्टर लिन इस पत्थर को खरीदने वाले हैं। और फिर चैन दूसरे पत्थर को उठाने लगता है। वो बॉडीगार्ड फटाफट उसको हाथ लगा लेता है और कहता है कि यंग मास्टर इसे भी खरीदने वाले हैं। और तीसरे को लगाने लगता है, दूसरा बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर इसे भी खरीदने वाले हैं। और ऐसे ऐसे करके जो उनका ट्रक था पूरा पत्थर से भर जाता है। और चैन कहता है कि हाँ जितने भी पत्थर मैंने चुने सारे के सारे मास्टर लिन ने खरीद लिए, लगता है अब मुझे बस बचे हुए पत्थर खरीदने पड़ेंगे। और अब प्लीज अब तुम लोग ये मत कहना कि अब तुम लोग मेरे पीछे पीछे बचे हुए पत्थर वाले एरिया में भी आ जाओगे। और वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो, तुम अपना टाइम ले सकते हो, हम जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। मिसमू कहती कि चैन अगर जो लिन जियाओ है बेशर्मी से तुम्हारे सारे पत्थर को खरीद रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार मान जाओ और यहाँ पर आकर कचरे को खरीदने लग जाओ। चैन कहता है कि डार्लिंग मुझ पर भरोसा रखो, अगर मू फैमिली ग्रेटर हाइट्स तक जाना चाहती है तो हमें इन बचे हुए पत्थरों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। मिसमू कहती कि चैन तुम क्या करना चाहते हो? चैन कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और लिन जियाओ था उसके घर में उसका जो बटलर था उसको कहता है कि यंग मास्टर लिन जितने भी स्टोन्स बॉडीगार्ड खरीद कर लाए थे सभी के सभी काटे जा चुके हैं और उनमें से कुछ भी नहीं निकला है, सारे के सारे बेकार हैं। और लिन जियाओ कहता है कि साले चैन तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने की, और कल ऑक्शन का दिन है और सभी लोग इस पत्थर को देखने के बाद पागल हो जाएंगे और मैं तेरा तो खुद इंतजाम करूंगा पर्सनली ऑक्शन के बाद। जियान चैन और मू जाइजू बस मेरा इंतजार करो। अगले दिन ऑक्शन का दिन आ जाता है। वहाँ पर एंकर कहता है कि ये आखिरी और मोस्ट प्रेशियस ऑक्शन का आइटम है आज का और इसको लेकर आए हैं ली फैमिली के यंग मास्टर लिन जियाओ और ये बहुत ज्यादा यूनिक है और ये नेचुरली फॉर्म ड्रैगन शेप ब्लड स्टोन है और इसका जो प्राइस है 300 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है। वो लोग बोली लगाने लगते हैं कि 400 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन। और लिन जियाओ वहाँ पर बैठे बैठे खुश हो रहा था, और ज्यादा लगाओ, प्राइस को और ज्यादा ले जाओ, इस पैसों से हमारी लिन फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एंकर कहता है कि रुको रुको, ये ब्लड स्टोन ये टूट गया, ऑक्शन को पॉज करो और किसी को बाहर मत जाने देना। लिन जियाओ पूरा चौंक जाता है, नहीं ये कैसे हो सकता है। जिस रिजॉर्ट में मिसमू और चैन रह रहे थे वहाँ पर लिन जियाओ आ जाता है और कहता है जाओ उन दोनों को ढूंढ कर लेकर आओ। और उसके बॉडीगार्ड कहते हैं कि जी मास्टर। लिन जियाओ वहाँ पर जो काम कर रहा था उसको कहता है कि जल्दी जाओ और लिन जियाओ और मू जाइजू को कहो कि वो तुरंत बाहर आ जाए, नहीं तो मैं सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो बंदा कहता है कि यंग मास्टर लिन वो लोग तो कल रात ही यहाँ से चले गए। वो कहता है कि क्या? उन लोगों ने लिन फैमिली का पूरे शहर में मजाक बनवा दिया है और उन्हें क्या लगता है कि वो मुझसे भागकर बच पाएंगे? शांति से जीने के बारे में तो भूल जाओ। मिसमू अपने शहर घर आ जाती है। मिसमू कहती कि फादर बहुत ज्यादा चिंता में है, जो भी तुम मटेरियल लेकर आए हो मुझे आशा है कि शायद हमें उनमें कुछ अच्छे स्टोन मिल जाएं। चैन कहता है कि डार्लिंग चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। उसका बटलर भागते हुए आता है और कहता है कि चेयरमैन चेयरमैन जल्दी आइए, जो पत्थर है। और जो चेयरमैन था वो कहता है कि नहीं मुझसे ये मत कहना कि वो सब बेकार हैं। वो भागते हुए जाते हैं और जब वो देखता है वो शॉक हो जाता है। वो बटलर कहता
कहता है कि हमने चैन के लाए हुए सारे पत्थर को खोला है, उन सभी के अंदर हाई क्वालिटी जेड निकला है। वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। चैन कहता है कि डार्लिंग, मैंने तुम्हें कहा था ना। मिस मू चैन के गले लग जाती है और कहती कि चैन थैंक यू तुमने जो भी मू फैमिली के लिए किया है, और सॉरी मैंने तुम पर शक करा। वो चेयरमैन कहता है कि चैन तुम तो मू फैमिली के लिए लकी चार्म हो, और वो पूरा खुश हो गया था। रात हो जाती है। चैन अपने कमरे में सोच रहा था कि इस बेसिक की कल्टिवेशन मैनुअल की मदद से पिछली बार जो मैंने ट्रेन करा था उसकी मदद से मैं पर्पल सेलेस्टियल यंग डेटी को मास्टर कर लिया, और किसी नॉर्मल बंदे के लिए इसे मास्टर करने में कम से कम 3 साल लगते, और मेरे आराम करने की वजह से जो ये मेरी बॉडी की ट्रेनिंग की स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शायद ये मेरी बॉडी की वजह से हो रहा है, और मुझे दूसरी कल्टीवेशन टेक्निक भी इस्तेमाल करनी चाहिए। स्काई डिवार्विंग मिस्टिक आर्ट्स, हाँ ये काम कर जाएगा। इसके नाम से ही लगता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर मैं खाना खाकर स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, और ये मेरे जैसे लेजी लोगों के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक है। पहले उसके लिए मुझे अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भरनी होगी। वो भरने लगता है तभी गेट खुलता है। वो देखता है कौन है, ये मिसमू थी। मिसमू कहती है कि जियान चैन मैं यहाँ पर सोने के लिए आई हूँ। चैन कहता है कि डार्लिंग तुम। मिसमू कहती है कि हम एक कपल हैं और हमारे लिए नॉर्मल होना चाहिए कि हम एक ही कमरे में सो सकते हैं। जियान चैन तुमने हमारी फैमिली की बहुत ज्यादा मदद करी है, और उसके और पास आ जाती है और कहती है कि जो फादर ने कहा था वो सब सच है, तुम हमारी फैमिली के लिए एक लकी चार्म हो। और चैन कहता है कि डार्लिंग क्या सच्ची में तुम ये करना चाहती हो? मिसमू कहती कि हाँ। चैन उसके ऊपर आ जाता है और उसको सूंघता है और कहता है कि इसके अंदर से बहुत ज्यादा डिलीशियस स्मेल आ रही है। और चैन कहता है कि रुको एक मिनट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, डिलीशियस का क्या मतलब? मिसमू कहती कि क्या हुआ? वो लाल बालों वाली लड़की कमरे के बाहर आ जाती है और कहती कि जियांग चैन वापस आ गया, लेकिन अभी तक वो मेरे पास क्यों नहीं आया? तभी जियान चैन कमरे से बाहर आता है फटाफट और भागने लगता है। वो लाल बालों वाली लड़की कहती है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हारा कोई भूत पीछा कर रहा है? वो फटाफट वहां से भाग जाता है और वो कमरे के अंदर देखती है और कहती कि मिसमू यंग लेडी आप, और क्या उस बास्टर्ड ने आपको फिर से बुली करा? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मिसमू कहती कि नहीं, उसने बिना कुछ किए यहाँ से भाग गया वो। और मिसमू सोचने लगती है कि इसका मतलब वो मुझको पसंद नहीं करता है, लेकिन इसको थोड़ा सा दिखावा तो करना चाहिए था। चैन दूर भाग जाता है और कहता है कि डैम इट, ये मैं क्या सोच रहा था, मैं उसको खाने वाला था। वहाँ पर कई सारे जो नौकरानी थी वो कहते कि मास्टर यंग मास्टर आपको क्या हुआ? गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। चैन कहता है कि प्लीज मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे से दूर रहो। और उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इन लोगों को खाना चाहता हूँ, ये कितने ज्यादा डिलीशियस स्मेल कर रहे हैं। और जो वो नौकरानियां थी वो कहती कि लगता है हमें जाना चाहिए। वो जाने लगते हैं। जल्दी चलो जल्दी चलो, यंग मास्टर बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। चैन कहता है कि आखिरकार मेरी भूख खत्म क्यों नहीं हो रही है? कल रात भी मैं ऐसा ही भूखा ही था और मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, और मैं मिसमू को खा भी गया होता। डैम इट, आखिरकार ये कैसी एविल कल्टीवेशन टेक्निक है, और इस टेक्निक में पक्का ही कुछ गलत हो रहा है। स्काई डिवार्विंग मिस्टिक आर्ट, नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और गलती से 1-2 लोगों को खा गया। मुझे अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना चाहिए। वो एक कमरे में जाता है और देखता है यहाँ तो एक कंप्यूटर है, और फिर भी उसके मुंह में से पानी आने लगता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है? आखिरकार मैं किताबों और कंप्यूटर को देखकर उनको खाना क्यों चाहता हूँ? लाल बालों लड़की उसको पकड़ लेती है और कहती कि हाँ अच्छा, तो तुम यहाँ पर छुप रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यंग लेडी को कल रात बुली करने की? जो चैन था वहाँ पर सोफे पर पड़ा था और वो डकार मारते हुए कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? लाल बालों वाली लड़की कहती है कि यंग लेडी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, आखिरकार तुमने उसके साथ कल रात क्या करा? और वो सोचने लगती है कि मुझे इसको ये नहीं पूछना चाहिए आखिरकार यहाँ का जो सामान था वो कहाँ गया। और चैन उसके पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम बस यंग लेडी के लिए मेरे पास आई हो, क्या कुछ और बात नहीं है? लाल बालों वाली लड़की कहती कि ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम, चेयरमैन तुम्हें ढूंढ रहा है। वो उसकी गर्दन के पास आ जाता है और कहता है कि मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा डिलीशियस हो, क्या मैं एक बाइट ले सकता हूँ? वो लाल बालों वाली लड़की कहती है कि साले बास्टर्ड ठरकी, मुझे नहीं समझ में आता है कि आखिरकार यंग लेडी तुमको पसंद क्यों करती है, और अगर तुमने यंग लेडी को दोबारा से बुली करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा मार मार के का चूमर बना दूंगी। चैन उनके पास जाता है और कहता है कि ससुर जी आप मुझे ढूंढ रहे थे? और मिसमू कहती कि फादर अगर कोई और काम नहीं है तो मैं जाती हूँ। वो जान लगती है चैन के आते ही। चैन कहता है डार्लिंग मैं, लेकिन जो चैन थी उसकी तरफ देखती भी नहीं है और कहती कि गुड बाय मैं अभी बिजी हूँ। उसका ससुर जी कहता है कि चैन तुम सही मौके पर आए हो और तुम घर पर कुछ ज्यादा दिन के लिए नहीं रह रहे हो, तुम्हें स्कूल जाकर थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। ये प्रोफेसर हैन है और इन्होंने एक टेस्ट पेपर तुम्हारे लिए तैयार करा है, आखिरकार तुम्हें कौन सी क्लास से शुरू कर लेना चाहिए। प्रोफेसर हैन को पता है कि तुम स्कूल नहीं गए हो कभी, और इसीलिए जो टेस्ट पेपर उन्होंने बनाया है वो बहुत ज्यादा आसान होगा, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। और चैन पेन उठाता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ लेकिन ये एक बढ़िया आइडिया है, देखता हूँ आखिरकार मुझे क्या क्या आता है। प्रोफेसर अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसने जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है, हालांकि जो क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा आसान थे लेकिन फिर भी
एक ऐसे बंदे के लिए जो कभी पहले स्कूल ही नहीं गया है, उसके लिए सभी के सभी क्वेश्चन सही कैसे हो सकते हैं। और मैंने इस क्वेश्चन पेपर में 2 यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन भी डाल दिए थे और इसने तो उनको भी सही जवाब दे दिया। चैन अपने मन में कहता है कि लगता है जो ये स्काई डिवार्विंग मिस्टिक आर्ट है ये इतनी भी ज्यादा बेकार नहीं है। मैंने उन किताबों को खा लिया था और उनके अंदर जितनी भी नॉलेज थी मेरे दिमाग के अंदर आ गई है। हालांकि ये बहुत ज्यादा अजीब है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये तो अच्छा हुआ मैंने कई सारी किताबें और एक कंप्यूटर खा लिया। प्रोफेसर कहता है कि मिस्टर मू ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। प्लीज आप इनको यूनिवर्सिटी में भेज दे जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ और ये कल से आना शुरू कर सकते हैं। चेयरमैन हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। सीन कट होता है और हमें यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। चैन कहता है कि अच्छा तो ये है यूनिवर्सिटी, ये इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, खासकर कि यहाँ की जो सीनरी है आहा ये तो पक्का ही जन्नत है। चैन यूनिवर्सिटी में घूम ही रहा था, एक जगह आकर उसको आवाजें सुनाई देती हैं। वो लड़का कहता है कि चिल्लाती रहे देखता हूँ आखिरकार तुझको बचाने के लिए कौन आएगा। चैन कहता है कि क्या यूनिवर्सिटी में भी लोग परेशानी खड़ी करना बंद नहीं करते, इस जैसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। वो लड़की कहती है कि बड़े भाई प्लीज मुझे कुछ और दिन दे दीजिए, मैं इसको वापस कर दूंगी पक्का प्लीज। वो लड़का कहता है कि क्या तुम अब शरीफ बनने का नाटक कर रही हो, जो पैसे तुमने हमसे लिए हैं वो तो तुम्हें हमें देने ही हैं और अगर तुम पैसों को नहीं दे सकती हो तो तुम अपनी बॉडी का इस्तेमाल भी कर सकती हो ही। और चैन कहता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं और मुझे इनको सबक सिखाना चाहिए। मतलब इसने पैसे लिए थे, मुझे लगता है कि ये लड़की ने बहुत सारे पैसे लिए और अब उनको चुका नहीं पा रही है। चैन कहता है कि एक मिनट ये फीलिंग, इसका मतलब यहाँ पर आसपास कोई मार्शल आर्टिस्ट है। वो लड़की कहती है स्टूडेंट प्लीज मुझे बचाओ, मैं इनको नहीं जानती हूँ। और वो लोग कहते हैं कि साले इसने हमसे पैसे उधार लिए हैं और मैं तुझे सलाह देता हूँ कि यहाँ से तू चला जा अगर पिटना नहीं चाहता है। चैन जान लगता है और वो बंदा कहता है कि हाँ साले को अपनी औकात मालूम पड़ गई, चला जा। वो लड़की कहती है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा बेरहम कैसे हो सकते हो, क्या तुम्हें नहीं दिखा यहाँ पर एक लड़की को बुली किया जा रहा है। चैन कहता है कि आखिरकार मुझे तुमको क्यों बचाना चाहिए। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ गया, तुम्हें नहीं दिखता क्या ये दोनों गैंगस्टर्स मुझे बुली कर रहे हैं। और चैन कहता है कि ये दोनों मेरे से बड़े हैं और इनके पास तो वेपन भी हैं और अगर मुझे कुछ हो गया तो आखिरकार मेरे बूढ़े माँ बाप कौन संभालेगा, क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। और वो तीनों शौक हो जाते हैं। चैन कहता है कि ये तुम्हारी खुद की गलती है, जरा अपने आप को तो देखो, ब्रांडेड कपड़े, तुमने पक्का ही इनको खरीदने के लिए लोन लिया होगा है ना, क्योंकि तुम्हें लग्जरी जो एंजॉय करनी है, लेकिन तुम्हें इस दिन का तो पहले से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। वो लड़का कहता है कि तुमने सुन लिया, ऐसे पैसा वसूल करना तो नॉर्मल है और यहाँ आओ उसको पकड़ लेते हैं। और चैन अपने मन में सोचता है कि क्या जो वो हिडन मार्शल आर्टिस्ट है क्या वो बाहर नहीं आने वाला है, क्या वो आखिरी मूवमेंट तक वेट करने वाला है ताकि जो ये लड़की है उसको अपना सुपर हीरो माने। एक बंदा आता है और कहता है कि रुक जाओ, आखिरकार तुम दोनों मिलकर एक लड़की को कैसे बुली कर सकते हो। और वो लड़का कहता है कि साले तू है कौन, भाग जा यहाँ से। वो उसके पेट की टहनी से ऊंची छलांग मारता है। वो दोनों पूरे शौक हो जाते हैं और जो वो बंदा था उड़ते हुए उसी बंदे को मुंह पर मुक्का मार देता है। और चैन वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा था वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वो लड़की कहती कि जाओ सीलैंग थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो जाओ सीलैंग कहता है कि मेरे होते हुए मिस फू तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। और चैन कहता है कि मुझे लगा था कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा होगा लेकिन ये तो कचरा है। और जाओ सीलैंग कहता है कि वहीं रुक जाओ, तुमने आखिरकार इस लड़की की मदद क्यों नहीं करी, चुपचाप वहाँ से निकल लिए। वो लड़की कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इसको सबक सिखाना होगा, इसने मुझे इग्नोर कर दिया और तो और मेरा मजाक भी उड़ाया। और वो उसे एक ब्लेड देती है और कहती है कि इसका इस्तेमाल करो उसको सबक सिखाने में। और सीलैंग कहता है कि हाँ अभी मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। और वो फटाफट अपनी फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुमने उसकी मदद नहीं करी है और ना अब तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा। वो जो ब्लेड था उसको लेकर चैन की तरफ बढ़ जाता है। उसके हाथ से जो ब्लेड थी एक ही पल में गायब हो जाती है। वो कहता है कि मेरी ब्लेड अभी तो यहाँ पर थी, कहाँ गई। और हम देखते हैं कि जो चैन है उसने वो एक ही पल में ब्लेड उससे ले लिया था और उसको पता भी नहीं चला और अब उस ब्लेड को वो अपने मुंह में डालने लगता है। चैन कहता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ब्लेड के साथ खेलने की। और चैन उसको खाने के बाद कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए, मुझे भूख लग रही थी। वो दोनों घबरा जाते हैं और सीलैंग कहता है कि क्या नहीं क्या इसने उस ब्लेड को खा लिया। और सीलैंग भागने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैं घमंडी हो गया था। और अपने मन में वो सोचता है कि इसने मेरे हाथ में से उस ब्लेड को ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे लगता है कि ये मेरे से 2 लेवल हायर है और ये पक्का ही हुआजिन रेल्म एक्सपर्ट है, मुझे फटाफट यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन चैन उसके सर के पीछे लात मार देता है जिसके कारण उसके मुंह में से खून निकल आता है। और चैन कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था और इस लड़की के साथ फ्लर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो मेरे साथ पंगा लेने लग गए। और तुम जैसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है जो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। चैन कहता है कि आगे से मेरे सामने मत आ जाना, नहीं तो मैं हर बार तेरे ऊपर पैर रखा
करूंगा। वो लड़की भागने लगती है। चैन कहता है कि ओ हाँ, मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। वो लड़की कहने लगती है मुझे माफ कर दो, मैं तो बस एक विक्टिम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इनोसेंट हूँ। चैन कहता है कि तुझे मारकर तो मैं अपने हाथ गंदे भी नहीं करना चाहता हूँ। उसके पीछे जिससे उसने पैसे उधार लिए थे वो आ जाते हैं। अब की बार वो गुस्से में थे और उसके कंधे पर वो हाथ रखते हैं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी का सीन खत्म हो जाता है। स्कूल के बाद चैन अपने घर आता है और कहता है कि डार्लिंग मैं आ गया। चेयरमैन कहता है कि ओह तुम आ गए, आगे का तुम्हारे स्कूल का पहला दिन कैसा था? चैन कहता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, कई सारे इंटरेस्टिंग पीपल मिले और कई सारे हादसे भी हुए। चेयरमैन को कुछ समझ नहीं आया और चैन उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था क्योंकि वो नाराज थी। और चैन कहता है कि डार्लिंग मैं ये फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे लेकर आया हूँ, क्या तुम्हें पसंद आया? और मिस मू कहती कि मुझे फूल पसंद नहीं। और चैन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें फूल पसंद नहीं तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए और गिफ्ट लेकर आऊंगा। आखिरकार तुम्हें पसंद क्या है? क्या तुम्हें केक पसंद है या फिर परफ्यूम? और फूलों का गुलदस्ता वो साइड में फेंक देता है, लेकिन जो मिस मू थी उसको इग्नोर करती है और कहती कि मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे काम करने के लिए जाना है। चैन निराश हो जाता है और कहता है कि मुझे बेड पर से भागना नहीं चाहिए था, आखिरकार ये कब मानेगी? चेयरमैन कहता है कि कपल के बीच में लड़ाई होना तो एक नॉर्मल बात है और ये कुछ ही दिनों बाद ठीक हो जाएगा। और चैन कहता है कि ससुर जी क्या आपके पास मेरे लिए कोई टिप्स हैं? और चेयरमैन कहता है कि तुम्हें अपने आप ये सीखना होगा। और उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं जो मिस मू है उस फ्लावर को उठा लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी। और अगले दिन वो दोबारा से स्कूल में जाता है। स्कूल की कैंटीन में वो जमकर खाता है और जो और बच्चे थे वो कहते हैं कि जरा देखो ये कितना ज्यादा भूखा है, कितना सजा खा चुका है, लगता है इसने कई सालों से खाना नहीं खाया है। और चैन अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैं आज पेट भरकर खा सकता हूँ, इस कैंटीन का खाना इतना भी बुरा नहीं है और जितना मैं खाऊंगा उतना मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। इस टेक्निक की मदद से वो खाना खा ही रहा था, तभी वहाँ पर जो एक टेबल थी वहाँ पर धड़ाम से एक नोटों का बंडल गिरता है। वो बंडल एक लड़के ने घेरा था और वो कहता है कि सिस्टर फी मुझे मालूम है कि तुम्हें अर्जेंट पैसों की जरूरत है और इसीलिए ये लो 1 लाख और ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। चैन पीछे से उन दोनों को देख रहा था और उसके पीछे लोग बातें कर रहे थे कि जो ये बंदा है इसका नाम ब्रदर कियान है और इसका जो फादर है उसको अरब में तेल मिल गया है और ये इतनी बड़ी बात है कि लोग इसको पैसे देकर भी नहीं ले सकते हैं। और दूसरा बंदा कहता है कि अगर तुम हमारे भाई कियान की गर्लफ्रेंड बनती हो तो तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो कियान था वो फुल हीरो वाली पोज दिखा रहा था अपने बालों में हाथ मारते हुए और कहते हैं कि जल्दी करो सीनियर सिस्टर फी कियान को हाँ कर दो, ये इस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है फी लुओई। और मैंने सुना है कि इसकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा गरीब है और इसके जो फादर हैं 15 सालों से पैरालाइज पड़े हैं और इसके पीछे इतने लोग दीवाने हैं कि अगर वो लोग लाइन में लग जाएं तो स्कूल के 10 चक्कर लग जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं करी। और जो ये बंदा जाओ फी कयान है इसकी बुरी नजर है फे पर और इसकी जो रेपुटेशन है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। चैन अपना खाना खाते हुए उन सभी की बातें सुन रहा था। जो फे थी वो कहती है कि नो थैंक यू। वो कायन कहता है कि क्यों, क्या इतने पैसे काफी नहीं है? वो अपने बैग में से और ज्यादा नोटों की गड्डियां बाहर फेंकने लगता है और कहता है कि अब क्या ख्याल है? जो फे थी वो कहती कि मुझे माफ कर देना, तुम बहुत ज्यादा अगली हो। और वो वहां से उठकर जाने लगती है। और जो कायन था वो कहता है कि क्या? वो पूरा शौक हो गया था, इतने पैसे देखने के बाद भी उसने मना कर दिया, मैं इतना अमीर हूँ और वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और पीछे से कोई हंसने लगता है और जो कियान था वो गुस्से आ जाता है, आखिरकार कौन हंस रहा है? ये चैन ही था। चैन कहता है कि तो क्या हुआ, तुम इतने अमीर हो, तुम्हें इन पैसों का इस्तेमाल करके अपने मुंह पर प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और जो कियान था उसकी तरफ गुस्से में बढ़ने लगता है और कहता है कि साले भिखारी, तेरे पास 3 सेकंड है, मुझसे माफी मांग ले, नहीं तो जो मेरा मुक्का है आज तेरे सारे दांत तोड़ देगा। सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि जो कियान है कैंटीन की सीढ़ियों से नीचे गिर रहा है। चैन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो और कियान कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये मुझे पीट रहा है? जल्दी करो और इसको पीट पीट कर जमीन पर लिटा दो और जो भी इसको मुक्का मारेगा हर एक मुक्के का मैं उसको 10,000 देने वाला हूँ। उसके साथ ही कहते कि भाई कियान बस हम पर छोड़ दो। और कियान कहता है कि सभी लोग सुनो, अगर कोई भी उसको मार मार के बेहोश कर देगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। वो लोग कहने लगते कि क्या सच्ची में 1 लाख? और उसके पास कई सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें ब्लेम मत करना, जो ये ऑफर है बहुत ज्यादा बढ़िया है और हम तुम्हें एडवांस में माफी मांगते हैं। चैन का फोन आ जाता है और कहता है कि हेलो, हाँ मैं कैंटीन में हूँ, हाँ तुम्हें मैं आसानी से मिल जाऊंगा। कियान कहते हैं कि क्या तुम और लोगों को बुला रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है? कोई बात नहीं, जितने लोग भी आएंगे मार खार कर ही वापिस जाएंगे। चैन कहता है कि पैसों का ऐसा फायदा उठाना कितना ज्यादा बोरिंग है। और कियान कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मेरे सामने घुटनों पर आकर माफी मांगो। उसके पीछे लोग
कहते कि सर मुझे लगता है कि आपको माफी मांग लेनी चाहिए, ये जाओ फी कायन है और इसकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है, जल्दी करो इससे माफी मांग लो। वहाँ पर भीड़ हो गई थी। चैन के बॉडीगार्ड आते हैं और एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो अपने साथ बैग भी लेकर आए थे और वो लोग कहने लगते कि ये तो स्टूडेंट जैसे नहीं लग रहे हैं, ये तो कोई फिल्मों के बॉडीगार्ड लग रहे हैं। ओ माय गॉड, स्कूल में कौन बॉडीगार्ड लेकर आता है। और वो बॉडीगार्ड चैन के सामने आकर झुक जाते हैं और यंग मास्टर कहते हैं, चैन कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए। चैन कहता है कि पैसे का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा बोरिंग है क्योंकि, और वो जो बॉडीगार्ड बैग लाए थे उसके अंदर पैसा भरा हुआ था, वो सारा पैसा यूं ही बाहर फेंकने लगता है और कहता है कि क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। और कियान कहता है कि क्या, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, इस जैसा भिखारी। और वो लोग कहने लगते क्या इतना सारा पैसा, ये तो कम से कम 5 मिलियन होगा। और चैन कहता है कि मैं अब दुगना पैसा दूंगा जो भी इस साले को पीटेगा। वो लोग कहने लगते क्या डबल पैसा, किसको पसंद नहीं है, मैं तो कब से इसको पीटना चाहता था। यंग मास्टर जाओ, आपकी बार तो आप गए। और क्या कहता है कि तुम लोग हम बात कर सकते हैं, रुक जाओ। और फिर सीन कट होता है और चैन वहां से आ जाता है। चैन कहता है कि मैं उस बास्टर्ड की वजह से पेट भर के खाना नहीं खा पाया, मुझे और भूख लग रही है, मुझे और खाना खाना है। चैन कहता है कि कंप्यूटर रूम, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो एक टीचर है वो अपने बच्चों को कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर सिखाने के लिए आती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर एक भी कंप्यूटर नहीं है। वो चिल्लाने लगती है कि आखिरकार कंप्यूटर कहाँ पर गए। उसके बाद चैन क्लास में पढ़ने के लिए आ जाता है और चैन अपने पेट पर हाथ मारता है और कहता है कि स्कूल वालों ने लो एंड पीसी रख रखे थे और मुझे कुछ ज्यादा मजा नहीं आया इनको खाने के बाद। जो ससुर जी के कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे और उनको खाने में बड़ा मजा आया और बहुत ज्यादा डिलीशियस थे वो लोग। और चैन कहता है कि शिट, ये क्या हो रहा है, क्या कंप्यूटर को खाने के बाद मेरा पेट दर्द होने लग गया है। उसके पेट में से आवाज आने लगती है और अपना सर टेबल पर मारता है और कहता है कि ये कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में सुनामी आतंक मचा रही है। ये क्या है, मैंने बस कुछ ही कंप्यूटर खाए हैं लेकिन जो मेरी एनर्जी है वो वोर्टेक्स फॉर्म में बनने लग गई है। वो टीचर चिल्लाकर कहती कि बच्चे जो आखिरी बेंच पर बैठा है, आखिरकार तेरा ध्यान कहाँ पर है, अपना सर नीचे क्यों कर रखा है, क्या तुम जियान चैन हो, और आगे आओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। चैन को कुछ समझ नहीं आया था, आखिरकार उसने मुझसे ही क्यों जवाब मांगा, मैं क्या कहूँ। चैन कहता है कि ये सवाल, अरे नहीं मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। एक और लड़का खड़ा होता है और कहता है कि टीचर इसको नहीं आता है, मुझे करने दीजिए, मुझे इसका आंसर आता है। और टीचर कहती है ठीक है, यू चैन हुई तुम जवाब दो। वो कहता है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला है, और चैन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे इसको पीट देना चाहिए। और वो टीचर कहती कि यू चैन हुई, तुम्हारा जवाब तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए स्कूल के टेस्ट में तुम नंबर 1 आए हो, तुम तो बड़े होशियार हो। और जो पीछे बैक बेंचर वो बैठा है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार उसने इस स्कूल में एडमिशन भी कैसे ले लिया। और अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हें टीचर को ध्यान से सुनना चाहिए और यहाँ पर खेलना बंद करो। चैन कहता है कि मैं खेल कैसे सकता हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और वो सोचने लगता है कि क्या ये जानबूझकर मेरे खिलाफ ये कर रही है। यू चैन हुई कहता है कि हाँ इसे मैं जानता हूँ, ये मोस्ट फेमस इडियट है होंगसी गांव का, तुम ये मान ही लो ना कि तुम्हें इसका आंसर नहीं आता है और अब पेट दर्द का बहाना बनाना बंद करो। जो वहाँ पर बच्चे थे वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये इस यूनिवर्सिटी में आ भी कैसे गया, मुझे लगता है कि ये कोई अमीर परिवार का होगा और आखिरकार जो अमीर है वो कुछ भी मन में आए वो कर सकते हैं क्या। मुझे बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है कि ये हमारी क्लास में है। चैन कहता है कि मैं थोड़ा सा अनवेल फील कर रहा हूँ और तुम अपनी जो लाइन है उसको बहुत ज्यादा आगे क्रॉस कर चुके हो। और वो अपने मन में कहता है कि मैं तो चिंता कर रहा था कि आखिरकार मैं अपने पेट में जो ये गड़बड़ है इसको कैसे दूर करूं, और अब तुमने मुझसे पंगा ले लिया है, अब मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। चैन अपनी नाक बंद करता है और कहता है कि छी 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 कितनी बदबू। यू चैन हुई, यहाँ पर क्लास में तुम पाद कैसे मार सकते हो। जो वहाँ पर और बच्चे थे वो कहते कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा बदबू है, छी 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 छी। और बच्चे कहने लगते हैं कि यू चैन हुई आखिरकार तुम भरी क्लास में ये कैसे कर सकते हो। वो यू चैन हुई कहने लगता है कि डेट्स बुलशिट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और उस क्लास के बाहर कई सारे बच्चे जा रहे थे, तभी एकदम से दरवाजा खुलता है और जो अंदर बच्चे बैठे थे वो भागने लगते हैं। इतनी ज्यादा बदबू अंदर कमरे में फैल चुकी थी और वो लोग कह रहे थे कि मेरी आंख, मुझे कोई बचाओ, कितनी ज्यादा बदबू है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जो टीचर थी वो भी बाहर आ गई थी और वो उल्टी करने लगती है। दूसरा टीचर था वो पूछता है कि टीचर ली क्या हो गया। टीचर बताती है कि ये यू चैन हुई है, उसने अंदर पाद मार दिया और जल्दी करो, जो अंदर बच्चे हैं उनको रेस्क्यू करो। वो टीचर कहता है कि हम दोनों जाकर अभी बच्चों को बचाकर लाते हैं। पीछे एक और लड़का खड़ा था वो कहता है कि अरे नहीं, यू चैन हुई अभी भी अंदर है। वो दोनों टीचर उसको बड़ी मुश्किल से बाहर ले आते हैं। एक टीचर कहता है कि इसका पाद तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये खुद बेहोश हो गया। दूसरा टीचर कहता है कि जल्दी करो, मैं इसको और ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और बच्चे जो वहाँ पर खड़े थे वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि यू चैन हुई के पास ऐसा भी कोई टैलेंट है, और क्या आज ये मूली के परांठे खाकर आया था। वो टीचर कहने लगता है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, अगर ये दोबारा से पाद मार देगा तो। और इसका पाद मजाक नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। चैन वहीं पर अपनी नाक बंद करके खड़ा था और हंस रहा था। वो
अपने मन में सोचता है कि मेरे सामने कितना अकड़ रहा था, देखता हूँ फ्यूचर में भी ऐसा ही कर पाता है क्या, और मैं लोगों को ऐसा दिखाऊंगा कि ये तुमने पाद मार के ये सब कुछ बदबू फैला दी है। और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये किस प्रकार की कल्टीवेशन टेक्निक है जो जियांग टाइजुन ने सीखी है। ये तो बहुत ज्यादा डेडली बायो वेपन बन गया है। उसके फोन में फोन आ जाता है और वो कहता है कि हेलो डार्लिंग, मैं अभी भी स्कूल में हूँ। और वो कहते हैं कि क्या, ये तुम क्या कह रही हो। सीन कट हो जाता है। चैन भागते भागते मू फैमिली के घर जाता है और कहता है कि डार्लिंग, आखिरकार ससुर जी को क्या हो गया। मिस मू कहती है कि पापा को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन लोगों ने अभी तक कोई पैसे नहीं मांगे हैं और ना ही कुछ और, लेकिन उन लोगों ने ये कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो उसकी सासू माँ थी वो कहती कि लिटिल चैन, तुम्हें अपने ससुर जी को बचाना ही होगा। और चैन अपने मन में सोचता है कि लगता है कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैंने कई सारे लोगों को ऑफेंड कर रखा है और आखिरकार ये किसका काम हो सकता है। उसका एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है मैनेजर मू, हमारी बिल्डिंग के एंट्रेंस पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जो हमारी दवाई है वो खराब है और हमसे रिफंड मांग रहे हैं। और चैन कहता है कि ये उन्हीं का प्लान है, तुम्हारे पापा को किडनैप करना और बाद में हंगामा करना। डार्लिंग, तुम कोशिश करो और जो लोग कंपनी के बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं उनको ब्लॉक करो और मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। पहले जाकर मैं ससुर जी को बचाता हूँ। मिस वो कहती है कि रुको, उन लोगों ने हमें पापा की लोकेशन नहीं बताई है और आखिरकार तुम उनको कैसे ढूंढोगे। चैन कहता है कि डार्लिंग, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मिस मू हस्बैंड। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। ये एक जंगल का सीन था। वहाँ पर जो चैन का ससुर था पेड़ से बांध कर रखा हुआ था। वो अपने मन में कहता है कि मेरी फैमिली परेशान हो रही होगी जब उन लोगों को पता चला कि मैं किडनैप हो गया। और फिर उसको आवाज आती है, ससुर जी मुझे माफ कर देना, मैं इतना लेट जो आया और आप तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। चेयरमैन कहता है कि लिटिल चैन यहाँ पर मत आओ, ये एक ट्रैप है, यहाँ पर मत आओ। और चैन कहता है कि बहुत चुप गए, आप बाहर आओ। और गुंडों की आवाज आती है कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, यहाँ पर अकेले आ गए। जो चैन था वहीं पर खड़ा रहता है। जो उसका ससुर था वो कहता है कि लिटिल चैन, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, उन लोगों ने मेरे बॉडीगार्ड को भी बड़ी आसानी से हरा दिया है और तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। उस पेड़ पे से कई सारे मार्शल आर्टिस्ट नीचे कूद जाते हैं। एक कहता है कि चूजे, आज तो तू यहाँ पर मरेगा। और दूसरा कहता है कि क्या तुम भागने के बारे में सोच रहे हो, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये दोनों लिंजियन सेक्ट के हाई ग्रेड चेले हैं। चैन डर के मारे कांपने लगता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और कहता है कि बड़े भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और अभी तक तो मैं अपने पत्नी के साथ सोया भी नहीं और जो मेरे पेरेंट्स हैं मुझसे पोता चाह रहे हैं, प्लीज मुझे मत मारना। वो एक बंदा कहता है कि जाओ सेलांज ने तो कहा था कि ये बंदा बहुत ज्यादा अकड़ू है और घमंडी और आखिरकार हमें देखने के बाद ये डर के मारे कांपने क्यों लग गया। वो दूसरा बंदा कहता है कि ध्यान से, मुझे लगता है ये कुछ ट्रिक करने की सोच रहा है, पहले मुझे इसको टेस्ट करने दो। जो बंदा था अपनी तलवार को चैन की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे अपना एक हाथ और एक टांग यहीं पर छोड़कर जानी होगी। चैन और ज्यादा डर के मारे कांपने लगता है और अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि बड़े भाई प्लीज मुझे छोड़ दो। और आखिरकार एक टांग और एक पैर के साथ मैं अपनी वाइफ के साथ ही कैसे करूंगा। और वो कहता है कि तुझे तेरी वाइफ की कोई जरूरत नहीं है, उसे हमारे लिए छोड़ दो, हम एंजॉय कर लेंगे। और हंसने लगता है। चैन उसकी तलवार को 2 ही उंगली से पकड़ लेता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। क्या जो चैन था उसको कहता है कि साले मर जा। उसका मुक्का उसके मुंह पर पड़ चुका था, उसके 2 दांत भी टूट चुके थे और वो दूर जाकर गिरता है। चैन कहता है कि मैं तो बस तुम लोगों के साथ खेल रहा था, लेकिन तुम लोगों ने तो इसको सीरियस ले लिया और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कहने की। आज तो तुम लोग नर्क में जाओगे। जो दूसरा बंदा था वो कहता है कि जाओ सेलांज ने सही कहा था और हमने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। सेकंड ब्रदर, हमको अपनी जो सोर्ड है उसको कंबाइन करना चाहिए। वो दोनों अपनी तलवारों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो दोनों कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रांग हो और आज तुम हमारे हाथों से और हमारी तलवार मिस्टिक सोर्ड डुओ से मरने वाले हो। वो अपनी तलवार को चैन की तरफ बढ़ा देते हैं। चैन उसको डोज कर लेता है। चैन उनकी तलवार पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम मरने के बारे में क्या कह रहे थे। और जाओ सिलांज, वो डरपोक, अच्छा तो वो तुम्हारा जूनियर मार्शल ब्रदर है, इसीलिए तुम लोग भी उसी की तरह घटिया हो। और जल्दी बताओ आखिरकार तुमसे किसने कहा मू फैमिली को तंग करने के लिए। वो दोनों बंदे डरने लगते हैं और एक कहता है कि ये भाई जाओ सिलांज था, वो तुमसे बदला लेना चाहता था तुमसे हारने के बाद। चैन उसका सार पकड़कर नीचे गिरा देता है और चैन कहता है कि मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट है और मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम सच बता दो, सच। वो दूसरा बंदा डर के मारे कांपने लगता है और कहते हैं कि हाँ। सीन कट हो जाता है। चैन ससुर जी को लेकर मू फैमिली के घर पर आ जाता है और वो उन दोनों भाइयों को भी बांध कर ले आता है। मिस मू और जो उसकी सासू माँ थी वो दोनों चेयरमैन को देखकर खुश हो जाती है। चेयरमैन कहता है कि मैं ठीक हूँ। उसकी सासू माँ कहती है कि डार्लिंग, क्या इन
लोगों ने आपको पीटा तो नहीं? और चेयरमैन कहता है कि नहीं कुछ नहीं, वो तो अच्छा हुआ चैन आ गया। चैन कहता है कि इन दोनों को ले जाओ और अंडरग्राउंड बेसमेंट में फेंक दो, अभी भी ये मेरे काम आ सकते हैं। और मिस मू कहती है कि क्या इन्हीं लोगों ने फादर को किडनैप किया था और तुम इन लोगों को छोड़ क्यों रहे हो? हालांकि जो मेरे पापा हैं वापस आ गए हैं, लेकिन जो कंपनी की बिल्डिंग है वहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है वो अभी तक रिजोल्व नहीं हुई और वो लोग अभी भी वहाँ पर जो एंट्रेंस है उसको ब्लॉक करके खड़े हैं और वो वहाँ से जाने से मना कर रहे हैं। चैन कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, आराम करो। और मिस मू कहती है कि लेकिन चैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, मुझे मालूम है इसके पीछे कौन है और वो लोग मेरी वाइफ को बुली करने के लिए बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं और इसके आगे क्या होगा आपको क्या लगता है? ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो रही है और अगर आपको इस मानवा का सेकंड पार्ट चाहिए है तो उसके लिए 5000 लाइक और 500 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और आपको ऐसी मानवा देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर आगे आने वाली है। और जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर पहले ही कई सारी वीडियोस अपलोड हैं, वो आप तब तक उनको देख सकते हैं।